रिंग टॉस खेलते खेलते गलती से मेरी रिंग उस लड़की पर जाकर गिर गई, जो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी और खड़े होकर खेल देख रही थी। यह देखकर मैं शर्म के मारे पानी पानी हो गया। फिर मैंने दूसरी रिंग फेंकी तो वह सीधी उस लड़की की गोद में बैठी नारंगी बिल्ली के गले में जा अटकी। दुकानदार हंसते हुए मुझे छेड़ने लगा, क्यों भाई, क्या तुम्हारा दिल इस सुंदर लड़की पर आ गया है? आज तुम जो भी फेंकोगे उठाकर ले जाओगे। लड़की शर्मा गई और उसने बिल्ली को मेरी तरफ खिसकाते हुए कहा, तुम इस बिल्ली को ले जा सकते हो, मुझे नहीं। लेकिन किसे पता था कि कुछ समय बाद वही लड़की दांत पीसते हुए मेरे कमरे में आएगी और मेरे बिस्तर पर बैठी उसी नारंगी बिल्ली को उठाकर बाहर फेंक देगी। वह चिढ़कर बोली, तुमने मेरी बिल्ली पर रिंग फेंकी थी, अब इस कमीने को बाहर निकालो, यह तुम्हारी बिल्ली है। वसंत उत्सव के दौरान मैं मंदिर के मेले में गया था। वहां रिंग टॉस का स्टॉल सुंदर लड़कियों को देखने आए लड़कों से खचाखच भरा हुआ था। मैं भी बस खेल देखने चला गया और तभी मेरी नजर बाई निंगबिंग पर पड़ी, जो हमारे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी। वह आराम से रेलिंग के सहारे टिकी हुई थी और उसकी गोद में वही बड़ी नारंगी बिल्ली बैठी थी। वह बड़े बेफिक्र अंदाज में एक एक करके रिंग उछाल रही थी और उसका हर निशाना बिल्कुल सटीक लग रहा था। जब भी वह रिंग फेंकती, देखने वालों की भीड़ में खुशी की लहर दौड़ जाती। उसके पैरों के पास रखा प्लास्टिक का बैग उसके जीते हुए इनामों से पूरी तरह भर चुका था। यह देखकर दुकानदार ने रोने जैसी शक्ल बनाई और उसका हाथ रोकते हुए बोला, अरे सुंदर मैडम, बस कीजिए, मैंने 50 रिंग्स खरीदी थी और 20 तो मैं पहले ही हार चुका हूं। कोई बात नहीं, आप बाकी पैसों का रिफंड कर दीजिए, बाई निंगबिंग ने शांति से कहा। उसे चुप देखकर दुकानदार फिर गिड़गिड़ाने लगा, अरे मैडम, थोड़ा दूसरों को भी खेलने का मौका दीजिए ना। यह बोलते ही उसकी चालाक आंखें चारों तरफ घूमी और सीधे मुझ पर आकर टिक गईं। देखिए, वह हैंडसम लड़का मुझे कब से घूर रहा है, उसका खेलने का बड़ा मन हो रहा है, अब थोड़ा उसे भी खेलने दीजिए। दुकानदार की बात सुनते ही बाई निंगबिंग ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और मुझे देखा। हमारी आंखें मिलीं और मैंने अनजाने में आधा कदम पीछे हटा लिया, मानो मैंने दुकानदार की मदद मांगती नजरों को देखा ही न हो। आप खेलते रहिए, मैंने कहा। नहीं, अब मैं नहीं खेलना चाहती। बाई निंगबिंग मुस्कुराई और उसने बांस की रिंगों का गुच्छा सीधे मेरे सामने रख दिया। अब तुम खेलो। इतना कहकर वह अपनी बिल्ली को गोद में उठाए एक तरफ जाकर खड़ी हो गई। अब इतने सारे लोगों के सामने मैं स्कूल की सबसे सुंदर लड़की का दिल तो तोड़ नहीं सकता था, इसलिए न चाहते हुए भी मुझे खेल शुरू करना ही पड़ा। मेरी पहली रिंग तो निशाने से चूक गई। दूसरी रिंग सीधी जाकर उसी प्लास्टिक के बैग पर गिरी, जिसमें बाई निंगबिंग के जीते हुए सारे इनाम रखे थे। तीसरी रिंग सीधे बाई निंगबिंग की गोद में बैठी नारंगी बिल्ली की गर्दन में जा अटकी। और चौथी रिंग, वह तो सीधे बाई निंगबिंग के सिर पर जा गिरी। वह पूरी नीचे भी नहीं आई और उसके बालों में ही अटक कर रह गई। डर के मारे मेरा थूक सूख गया। मैंने घबराते हुए रिंग निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। अब अगर मैं किसी से कहूं कि मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया तो क्या कोई मेरी बात पर भरोसा करेगा? मुझे नहीं पता था कि बाई निंगबिंग मेरी बात मानेगी या नहीं, लेकिन आसपास खड़ी तमाशा देखने वाली भीड़ को तो बिल्कुल यकीन नहीं होने वाला था। भीड़ में से कोई जोर से चिल्लाया, जिस पर रिंग गिरी, समझो वो तुम्हारा हो गया। और फिर क्या था, चटपटे तमाशे की भूखी भीड़ एक साथ शोर मचाने लगी, ले जाओ भाई, तुम्हारा निशाना तो एकदम पक्का निकला, पक्का तुम इसी सुंदर लड़की के चक्कर में पड़े हो, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। शर्म के मारे मेरे कान लाल हो गए थे। मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि बाई निंगबिंग की आंखों में आंखें डालकर देख सकूं। इसे मेरे सिर से हटाने में मदद करो, उसने कहा। हाँ हाँ, अभी हटाता हूं। मैंने हड़बड़ी में उसके बालों से बांस की रिंग निकाली, पर अगले ही पल एक छोटा सा प्यारा सा जीव मेरी गोद में था। मैंने नीचे देखा तो बाई निंगबिंग की नारंगी बिल्ली मुझे बिल्कुल ब्लैंक होकर घूर रही थी। बाई निंगबिंग ने बड़े बेफिक्र अंदाज में अपने हाथ में बांस की रिंग घुमाई और उसके होठों पर एक हल्की सी प्यारी मुस्कान आ गई। तुम बिल्ली ले जा सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। उसकी बात सुनकर मैं तो जैसे घबरा ही गया और खांसते हुए बस यूं ही सिर हिलाने लगा। हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं अच्छी तरह समझ गया। यह बोलते ही मेरा मन किया कि मैं खुद को एक थप्पड़ मारूं। क्या खाक समझ गया? मुझे इतना समझने की क्या जरूरत थी? बाई निंगबिंग ने मुझे और चिढ़ाना बंद किया, अपने दोनों छोटे जीते हुए खिलौने मेरे पैरों के पास रखे और वहां से जाने के लिए मुड़ गई। मेरी बाहों में बैठी वह नारंगी बिल्ली अपनी मालकिन को यूं बेरुखी से जाते देख जोर जोर से रोने जैसी म्याऊं म्याऊं करने लगी। सच कहूं तो मुझ जैसे हट्टे कट्टे लड़के को भी उसकी वह आवाज बड़ी दर्द भरी और अजीब लगी। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी मम्मी महजोंग खेलने में व्यस्त थीं। मैंने उनके ध्यान न देने का पूरा फायदा उठाया, अपना कोट आगे किया, बिल्ली को उसमें छिपाया और चुपचाप अपने बेडरूम में खिसकाया। मैंने चिंता से बिल्ली की तरफ देखकर पूछा, तुम्हारी मालकिन को अब सच में तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, ए ना? मैंने उस नारंगी बिल्ली के बड़े से सिर को धीरे से सहलाया। अगर मम्मी मुझे ऐसा करते देख लेती तो मुझे और बिल्ली दोनों को तुरंत घर से बाहर फेंक देती। लेकिन यह बिल्ली बड़ी चालाक निकली। उसे तुरंत समझ आ गया कि वह किसी गैर के घर में है, तो उसने गुर्राना बंद कर दिया और मीठी मीठी आवाज में म्याऊं म्याऊं करते हुए अपना मुलायम सिर मेरी हथेली से रगड़ने लगी। ठीक है, डर मत, मैं तुझे सड़क पर नहीं भटकने दूंगा, मैंने उसे दिलासा दिया। फिर मैंने अपना फोन निकाला और क्लास के ग्रुप चैट में पूछा, लेकिन किसी के पास बाई निंगबिंग का व्हाट्सएप नहीं था। कोई रास्ता न देखकर मैंने स्कूल के कन्फेशन वॉल पर किस्मत आजमाने की सोची, क्योंकि हमारे इस घटिया स्कूल में यही एक चीज सबसे ज्यादा चलती थी। फिर क्या था, पोस्ट डालते ही पूरे स्कूल फोरम में तहलका मच गया। इस साल उस शांत स्वभाव वाली स्कूल की सबसे सुंदर लड़की को प्रपोज करने वाला पहला सिरफिरा बंदा सामने आ चुका था। जब सब लोग अपनी अपनी स्क्रीन से चिपके बाई निंगबिंग के जवाब और लड़के के रिजेक्ट होने का इंतजार कर रहे थे, तभी उसने सिर्फ 2 शब्द कमेंट किए, प्राइवेट मैसेज। यह देखते ही स्कूल के सारे गॉसिप ग्रुप्स में मानो धमाका हो गया। मैं तो खुद दंग रह गया। जैसे ही मैंने बाई निंगबिंग की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, उसका पहला मैसेज आया, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो उस दिन सीधे मुंह पर क्यों नहीं बोले? एस्टरिस्क। मैं पूरी तरह सुन पड़ गया। अरे भाई, मैं किसे पसंद करता हूं? कब की बात है यह?
और मुझे बोलना क्या था? मैंने खुद को संभाला, बिल्ली के बालों में हाथ फेरते हुए खुद को शांत किया और जल्दी से टाइप करके भेजा, हेलो, मैं फांग युआन हूं। मुझे तुम्हारा नंबर नहीं मिल रहा था, इसलिए यह तरीका अपनाना पड़ा। तुम अपनी बिल्ली कब लेने आ रही हो? एस्टरिस्क। मैसेज भेजते ही सामने टाइपिंग लिखा आने लगा। मैं पूरे आधे घंटे तक स्क्रीन को टकटकी लगाए घूरता रहा, आंखों में पानी तक आ गया। फिर उसका मैसेज आया, जब मैंने तुम्हें फंसा ही लिया है तो अब तुम्हारी बारी है। एस्टरिस्क। यह पढ़कर तो मेरे दिमाग का दही हो गया। मुझे बड़ा अजीब लगा और घबराहट में 2 बार खांसी भी आ गई। वैसे भी मेरी मम्मी को रोएदार जानवरों से चिढ़ है। बाई निंगबिंग ने काफी देर तक मैसेज टाइप किया और काती रही। फिर आखिरकार उसने एक और मैसेज भेजा, मैं 2-4 दिनों में इसे लेने आ जाऊंगी। एस्टरिस्क। मैसेज देखकर आखिरकार मुझे राहत मिली। मैंने लिखा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं 2 दिन तक इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा, यह एकदम मस्त और तंदुरुस्त रहेगी। एस्टरिस्क। फिर मैंने पूछा, वैसे इस बिल्ली का नाम क्या है? एस्टरिस्क। काफी देर बाद बाई निंगबिंग ने सिर्फ 2 सेकंड का एक वॉइस नोट भेजा। मैंने यूं ही उस पर क्लिक कर दिया। फांग युआन, बिल्ली का नाम फांग युआन है। एस्टरिस्क। मैं सन रह गया, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। अपनी बात पर यकीन न करते हुए मैंने हार न मानने की उम्मीद में वॉइस टू टेक्स्ट बटन को दबाकर रखा। वाह, क्या इत्तेफाक है, मेरा नाम स्कूल की सबसे सुंदर लड़की की बिल्ली से मिलता है। फांग युआन बोलने में एक जैसा लगता है। शायद मैंने ही गलत सुन लिया होगा, मैंने दिल को तसल्ली दी। इसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि उस कन्फेशन वॉल का फिर कभी जिक्र भी करूं, और मैं चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट गया। तभी वह नारंगी बिल्ली फांग युआन बड़े मजे से उछलकर सीधे मेरे पेट पर आ बैठी। हे भगवान, तू बचपन से सिर्फ वजन बढ़ा रही है क्या? मुझे ही दबाकर मारेगी। वसंत उत्सव का समय था, घर में रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। मैंने 2 दिनों तक इस नारंगी बिल्ली को कमरे में छिपाकर रखा और मम्मी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। मैंने एक पुराना जूते का डिब्बा लिया, उसमें थोड़े चावल डाले और उसका कामचलाऊ लिटर बॉक्स बना दिया। यह बिल्ली ऐसी थी जो खाने में बिल्कुल नखरे नहीं करती थी, जो मिले चट कर जाती। बस एक ही दिक्कत थी, आधी रात को यह मेरे बिस्तर पर आकर चिपक जाती थी, जिससे मुझे हीटर जैसी गर्मी लगती और पसीने छूटने लगते। फिर एक रात देर से मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने उठा। ताजी हवा के लिए जैसे ही मैंने खिड़की खोलने को हाथ बढ़ाया, मुझे बालकनी पर एक काली परछाई बैठी दिखाई दी। हे भगवान, मैं डर के मारे चीखते हुए पीछे हटा और कोने से कपड़े टांगने वाला हैंगर उठाकर मुकाबला करने लगा। लेकिन उस परछाई ने झट से मेरी कलाई पकड़ ली। मैं हूं, तुमने लाइट क्यों नहीं जलाई? भला आधी रात को कोई लाइट क्यों जलाएगा? मुझे क्या पता था कि तुम आधी रात को खिड़की से अंदर आ जाओगी, मैंने हांफते हुए कहा। कपड़े पहने हैं तुमने? उसने पूछा। हाँ, पहने हैं। क्या चाहिए तुम्हें? इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, बाई निंगबिंग बड़ी फुर्ती से कमरे के अंदर आ गई, बिल्कुल उसी नारंगी बिल्ली की तरह जो बिना कोई आहट किए दबे पाव चर आती है। बिल्ली कहाँ है? मैंने मुड़कर बेडरूम का दरवाजा बंद किया, बेडसाइड लैंप जलाया और ठुडी से बिस्तर की तरफ इशारा कर दिया। बाई निंगबिंग आगे बढ़ी, उसने कंबल हटाया तो नारंगी बिल्ली ने अपनी मूछें हिलाई। नींद में एक बार उसकी तरफ देखा, फिर आंखें बंद करके ऐसे सोने का नाटक करने लगी जैसे मर ही गई हो। बिल्ली का यह रिएक्शन देखकर बाई निंगबिंग हैरान भी हुई और थोड़ी चिढ़ भी गई। तुम्हारी देखरेख में तो यह बड़े मजे से रह रही है, मैंने कहा। वैसे इसे भूख बहुत लगती है, जो भी 2 आराम से खा लेती है। पर क्या तुम्हें लगता है कि इतनी भारी भरकम बिल्ली को उठाकर तुम उसी रास्ते से वापस कूद पाओगी जिससे आई थी? बाई निंगबिंग ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सीधे हाथ बढ़ाकर नारंगी बिल्ली को गर्दन से पकड़कर उठा लिया। बिल्ली तुरंत छटपटाने लगी, हवा में अपने चारों पैर चलाने लगी और मेरी तरफ देखकर बड़े दयनीय अंदाज में म्याऊं म्याऊं करने लगी। तमीज से रहो। बाई निंगबिंग उस पर गुस्सा हुई। चाहे अपने पापा के पास रहो या मम्मी के पास, बात तो एक ही है ना, कोई तुम्हें भूखा थोड़े ही मार देगा। पापा और मम्मी? यह सुनकर मैंने अजीब सी झेम मिटाने के लिए अपनी नाक को छुआ और अपने शब्द निगल गया। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई कि इस बात का कोई जवाब दूं, लेकिन बाई निंगबिंग भी मुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। फांग युआन, उसने आवाज दी। हाँ, मैंने बिना सोचे समझे तुरंत जवाब दे दिया। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि वह तो शायद बिल्ली को बुला रही थी। मैं शर्म के मारे तुरंत नजरें चुराने लगा। तुमने फांग युआन का काफी अच्छे से ख्याल रखा, थैंक यू, उसने कहा। मैंने हाथ हिलाते हुए कहा, अरे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तभी बाई निंगबिंग के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अगर तुम्हारा निशाना लग गया तो वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। अब जब मैंने अपनी बिल्ली वापस ले ली है, तो क्यों न तुम मुझसे कुछ और मांग लो। बाई निंगबिंग मुझे एक रहस्यमय मुस्कान के साथ घूर रही थी और उसकी गोद में बैठी नारंगी बिल्ली भी मानो म्याऊं म्याऊं करके उसका साथ दे रही थी। मेरा दिमाग एक पल के लिए एकदम सुन पड़ गया। मैं झट से आगे बढ़ा और उसकी बाहों से बिल्ली को वापस छीन लिया। छोड़ो यार, मुझे लगता है कि यह बिल्ली मेरे पास ही ठीक है। बाई निंगबिंग के चेहरे से मुस्कान पल भर में गायब हो गई और उसकी आंखों में हैरानी तैर गई। उस वक्त इस मोटी बिल्ली के आगे मेरी अपनी कोई औकात ही नहीं बची थी। मैंने शर्म के मारे अपना सिर झुका लिया और बिल्ली के बालों को जोर जोर से सहलाने लगा। मेरी ऊपर देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बाई निंगबिंग ने एक ठंडी सांस भरी, फिर से बिल्ली को मजबूती से उठाया और बड़ी फुर्ती से बालकनी से नीचे उतर गई। मैं तुरंत खिड़की के पास भागा और नीचे झांककर देखा। शुक्र है कि मेरा घर पहली मंजिल पर ही है, वरना अगर वह गिरकर घायल हो जाती तो मुझे ही उसके इलाज का खर्चा उठाना पड़ता। मैंने जल्दी से खिड़की दरवाजे बंद किए और चैन की सांस ली। उसके बाद मैंने लाइट बंद की और बिस्तर पर लेट गया। कमरे में अभी भी बाई निंगबिंग की हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। जैसे ही यह ख्याल मेरे दिमाग में आया, मैंने तुरंत अपना सिर झटका। मुझे लगा जैसे मैं पागल हो रहा हूं, लेकिन लगता है बाई निंगबिंग ने आज रात परफ्यूम लगाया था,
पुदीने और ताजे नींबू की मिलीजुली खुशबू, जो बहुत ही रिफ्रेशिंग लग रही थी। अब तो मेरी नींद ही पूरी तरह उड़ चुकी थी। अगले दिन जब मैं आंखों के नीचे काले घेरे, डार्क सर्कल्स लिए अपने कमरे से बाहर निकला, तो यह देखकर हैरान रह गया कि मम्मी और उनकी सहेलियां, आंटियां, अभी भी पूरी रात से महजोंग खेल रही थीं। मैं हाथ पीछे बांधे मम्मी के पीछे जाकर खड़ा हो गया और जोर से उबासी ली। मम्मी, आप वो 80,000 वाला पत्ता फेंककर तुरंत जीत सकती थी। मम्मी ने मुड़कर मुझे घूरते हुए कहा, तुझे क्या पता, मैं इसे किसी बड़े दाव के लिए बचाकर रख रही हूं। मैंने बस यूं ही औपचारिकता के लिए ताली बजा दी, लेकिन मम्मी ने अचानक अपनी आंखें छोटी करके मुझे देखा। फांग युआन, क्या तू कल रात चोरी करने गया था? मुझे याद है, तू तो जल्दी सो गया था, फिर इतना थका हुआ क्यों लग रहा है? मैंने झेंपते हुए 2 बार खांसा और तुरंत बात घुमाई। यह सब आप लोगों की वजह से है। आप लोग रात भर इतने जोर जोर से महजोंग खेल रहे थे कि मेरी नींद ही उड़ गई। मम्मी ने चिढ़कर कहा, सच सच बता दे, अगर मुझे पता चला कि तू रात भर जाकर कुछ खुराफात कर रहा था, और वैसे भी मेरे पास अभी भी 80,000 वाला पत्ता है, मैं ही जीतूंगी। मैं तो अवाक रह गया। भाई, यह कौन सा बंदा है जिसे अपने हाथों के पत्तों पर इतना भरोसा है? मैं चुपचाप खिसककर सोने के लिए अपने कमरे में जाने ही वाला था कि बगल में बैठी आंटी की नजर मुझ पर पड़ गई। बिना ऊपर देखे ही उन्होंने बड़े कैजुअल अंदाज में कहा, ओह, फांग युआन अब बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है। वैसे तूने कौन सा परफ्यूम लगाया है? बड़ी मस्त खुशबू आ रही है। फिर क्या था, देखते ही देखते मम्मी और टेबल पर बैठी बाकी दोनों आंटियां मुझे ऐसे घूरने लगीं जैसे कोई जासूस किसी मुजरिम को देखता है। मैंने नॉर्मल बनने का नाटक किया और अपनी टी शर्ट की आस्तीन सूंघी। सच में खुशबू आ रही थी, शायद कल रात इस्तेमाल किए गए नए शावर जेल की होगी। भला मुझ जैसा हट्टा कट्टा लड़का परफ्यूम क्यों लगाएगा? आंटी झांग ने बात को आगे न बढ़ाते हुए कहा, खैर, जो भी हो, इस शावर जेल की खुशबू तो बड़ी जबरदस्त है। मैंने एक सूखी सी हंसी हंसी और वहां से सीधे 100 मीटर की रेस की स्पीड से अपने कमरे की तरफ भाग निकला। मैं वापस अपने बेडरूम में आया, खिड़की खोली और खुद को शांत करने की पूरी कोशिश करने लगा। बाई निंगबिंग आखिर कौन सा परफ्यूम लगाती है यार? इसकी खुशबू इतनी देर तक टिकती है कि मुझ जैसे हट्टे कट्टे लड़के का भी इसे खरीदने का दिल कर रहा है। मैं यही सब सोच ही रहा था कि अचानक न जाने क्या सूझी, मैंने उसका भेजा हुआ वो वॉइस मैसेज दोबारा प्ले कर दिया। सच कहूं तो स्कूल की उस सबसे सुंदर लड़की की वो शांत और धीमी आवाज वाकई दिल जीतने वाली थी। मैं बड़े ध्यान से उसकी आवाज सुन ही रहा था कि तभी मेरी नजर उठी और सीधे उन गोल गोल बिल्ली जैसी आंखों से जा टकराई। मैं तो वहीं जमसा गया। अभी मेरी स्क्रीन खुली ही हुई थी कि वह नारंगी बिल्ली मटकती हुई कमरे के अंदर आ गई और आते ही बड़े प्यार से म्याऊं म्याऊं करने लगी। तू फिर से वापस आ गई, तेरी मालकिन कहाँ है? मैंने झट से बिल्ली को गोद में उठाया और हड़बड़ी में अपना फोन बंद कर दिया। मुझे इतनी शर्म आ रही थी, मानो मैं रंगे हाथों पकड़ा गया हूं। नारंगी बिल्ली मेरी गोद में उल्टी लेट गई और बड़े आराम से मुझसे मालिश करवाने लगी। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी मालकिन का जिक्र किया, उसने चिढ़कर अपनी पूंछ हिलाई और आंखें बंद कर लीं। मैं तो देखता ही रह गया। अरे एहसान फरामोश, जो तुझे दाना पानी दे वही तेरा मालिक हो गया क्या? जैसे ही मैं बाई निंगबिंग को मैसेज करके बिल्ली ले जाने के लिए कहने वाला था, तभी खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। अरे बाप रे, यह बिल्ली तो बिल्कुल अपनी मालकिन पर गई है। सीधे दरवाजे से अंदर नहीं आना है, बस खिड़की से ही चढ़कर आना है। मैंने चुपके से शीशे के पार सूंघा। सच में वही जानी पहचानी खट्टी मीठी सी खुशबू आ रही थी। किन ख्यालों में खोए हो? उसने मेरे माथे के ठीक सामने शीशे पर दोबारा उंगली से दस्तक दी। बाई निंगबिंग, तुम फिर से यहां आ गई। मैंने उसे अंदर आने देने के लिए खिड़की खोल दी, लेकिन जैसे ही उस नारंगी बिल्ली ने बाई निंगबिंग को देखा, वह झट से अपने जूते वाले लिटर बॉक्स में जाकर छिप गई और उसने अपना सिर बाहर निकालने से साफ मना कर दिया। बाई निंगबिंग ने बेबसी से एक ठंडी सांस भरी। आज सुबह इसे पता चल गया कि मैं नीचे दूसरी आवारा बिल्लियों को खाना खिला रही थी। बस फिर क्या था, यह छोटी सी बिल्ली जलन के मारे भड़क गई, नखरे दिखाने लगी और घर से भागकर सीधी यहां आ गई। मैंने ध्यान से देखा तो वाकई बाई निंगबिंग के काले स्वेटर पर सफेद बालों का एक गुच्छा चिपका हुआ था, जो जाहिर तौर पर इस नारंगी बिल्ली का तो बिल्कुल नहीं था। यह देखते ही वह नारंगी बिल्ली और भी दयनीय मुंह बनाने लगी। वह नारंगी बिल्ली आकर मेरे पैरों से लिपट गई। म्याऊ। मैंने तुरंत नीचे झुककर उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसकी तरफ से बोलने का नाटक करने लगा। अरे बाप रे, इसने तो हम सबको परेशान कर रखा है ना। म्याऊ, तेरी मालकिन कितनी खराब है, यह तेरे साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकती है? यह तो नैतिक रूप से बिल्कुल गलत है। म्याऊ, अब तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। मेरी यह नौटंकी देखकर बाई निंगबिंग अपनी हंसी नहीं रोक पाई। फिर नारंगी बिल्ली और मैं दोनों एक साथ मुड़कर उसे घूरने लगे। सॉरी, बाई निंगबिंग मुस्कुराते हुए बोली। मुझे अचानक लगा जैसे यह सीन मैंने पहले भी कहीं देखा है। मेरी अंतरात्मा ने गवाही दी कि वह पक्का कोई न कोई तीर चलाने वाली है। मैंने शक से पूछा, कौन सा सीन? बाई निंगबिंग ने अपनी पतली सी उंगली आगे बढ़ाई और नारंगी बिल्ली के माथे को बड़े प्यार से छुआ, जैसे बाप के मरने के बाद माँ और बेटे का रोना धोना चल रहा हो। धत तेरी की, अगर यह बिल्ली की माँ है और मैं बिल्ली का बाप, तो यह तो सीधे सीधे मेरा फायदा उठा रही है। मैं मन ही मन चीखा, लेकिन चेहरे से बिल्कुल चुप रहा। अरे भाई, जल्दी से अपनी इस नाटकबाज बिल्ली को लो और यहां से दफा हो, मुझे अपनी नींद पूरी करनी है। बाई निंगबिंग ने बिल्ली को गोद में लेने के लिए हाथ बढ़ाया और बड़े बेफिक्र अंदाज में पूछा, वैसे क्या तुम कल रात ठीक से सो नहीं पाए? क्या मेरी वजह से? उसका हाथ बिल्ली को छूने ही वाला था कि मैंने अनजाने में बिल्ली को और कसकर छाती से लगा लिया और अपनी घबराहट छिपाने के लिए थोड़ा तेज आवाज में बोला, अरे नहीं, वह तो मेरी मम्मी और उनकी सहेलियां रात भर महजोंग खेल रही थीं, बहुत शोर था, तुम ज्यादा मत सोचो। अच्छा ठीक है, जो तुम कहो। बाई निंगबिंग के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। तो जनाब, क्या तुम पहले मेरी बिल्ली मुझे वापस दोगे? मुझे अचानक एहसास हुआ कि जब भी मैं बाई निंगबिंग के सामने आता हूं, हमेशा मेरी ही खटिया खड़ी होती है। मैं जैसे ही बिल्ली को उसे सौंपने वाला था,
वह बेहद बदमाश नारंगी बिल्ली अचानक मेरी बाहों से छिटककर सीधे मेरे बिस्तर पर कूद गई। उसकी पूंछ के झटके से मेरा फोन नीचे जमीन पर जा गिरा। बाई निंगबिंग फोन उठाने के लिए नीचे झुकी। मेरा पुराना फोन था जिसमें कोई पासवर्ड नहीं लगा था। गिरते ही उसकी स्क्रीन ऑन हो गई और वह अनलॉक हो गया। उसने स्क्रीन पर एक नजर डाली, अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और तभी फोन के स्पीकर से वही जानी पहचानी धीमी आवाज गूंज उठी। फांग युआन। बिल्ली का नाम फांग युआन है। एस्टरिस्क। मुझे तुरंत माहौल गड़बड़ लगा और मैंने झट से फोन छीनने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसने मौके का फायदा उठाकर फोन ऊपर हवा में लहरा दिया। इस नारंगी बिल्ली फांग युआन ने आज फिर मुझे पूरी तरह फंसवा दिया था। आधी रात को तुम मेरे वॉइस मैसेज सुन रहे थे, कहीं तुम मुझ पर फिदा तो नहीं हो गए। मैंने झट से उसके हाथ से फोन छीन लिया। मुझे बिना आईने में देखे भी पता था कि शर्म के मारे मेरे कान लाल हो चुके हैं। बाई निंगबिंग दीवार से टेक लगाकर हाथ बांधे एकदम बेफिक्र खड़ी थी, मानो मेरे किसी नए बहाने का इंतजार कर रही हो। काफी देर बाद मैंने किसी तरह थूक निगलते हुए कुछ रूखे सूखे शब्द बोले, अरे असल में बात यह है कि खाट खाट खाट। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। बाहर से मम्मी चिल्लाई, फांग युआन, दिनदहाड़े कमरे का दरवाजा बंद करके क्यों बैठा है? तेरी आंटी झांग और बाकी लोग जा रहे हैं, बाहर आ और उन्हें सीफ कर। मम्मी की वह डांट मेरे लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं थी। मैंने तुरंत चिल्लाकर जवाब दिया, हाँ मम्मी, बस अभी आया। और फिर झटपट उस नारंगी बिल्ली को उठाकर बाई निंगबिंग की गोद में ठूस दिया। तुम जल्दी से यहां से निकलो, अगर मम्मी ने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया तो मेरी बहुत तगड़ी क्लास लग जाएगी। बाई निंगबिंग बड़े आराम से खिड़की की चौखट पर चढ़ गई। नीचे कूदने से पहले उसने मुझे चिढ़ाते हुए फुसफुसाकर कहा, फांग युआन, तुम्हें नहीं लगता कि हमारी यह हालत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हमारा कोई गुप्त अफेयर चल रहा हो? उसकी बात सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने दांत पीसते हुए धीमे से गुर्राया, चुपचाप दफा हो जाओ यहां से। उसके जाते ही मैंने बिस्तर के नीचे पड़े उस कामचलाऊ लिटर बॉक्स को परे हटाया, अपने बालों को थोड़ा अस्तव्यस्त किया और नींद में होने का नाटक करते हुए दरवाजा खोला। मम्मी, मैं तो गहरी नींद में सो रहा था। मम्मी की तेज जासूसी नजरें पूरे कमरे में घूमी और आखिरकार मुझ पर आकर टिक गईं। तेरे कमरे से यह खुशबू पहले से भी ज्यादा तेज क्यों आ रही है? यह सुनकर तो मेरा कलेजा ही बाहर आ गया। मैंने जल्दी से उन्हें कंधे से पकड़कर बाहर की तरफ धकेला। अरे आप चलो भी, आंटियों को विदा करो, कोई खुशबू वुशबू नहीं है, यह वही शावर जेल ही होगा। मम्मी के महजोंग वाले गैंग को विदा करने के बाद मैं पूरी तरह थक-हार अपने बिस्तर पर ढह गया। मैंने अपना फोन उठाया तो देखा बाई निंगबिंग के कई सारे वॉइस मैसेज आए हुए थे। फांग युआन, यह छोटा बदमाश घर आते ही दरवाजे को पंजों से खरोंचने लगा और बाहर भागने की फिराक में है। लगता है यह वापस तुम्हारे ही पास आना चाहता है। वैसे फांग युआन, क्या मेरा परिवार इसे गोद ले सकता है? यह अब मेरे पास नहीं रुकना चाहती। एस्टरिस्क। इसके बाद कई छोटे छोटे वॉइस नोट आए, हर एक बस 1-2 सेकंड का था और सब में उस नारंगी बिल्ली के रोने और चिल्लाने की दर्द भरी आवाजें आ रही थीं। बाई निंगबिंग ने दरवाजे के फ्रेम से चिपकी हुई पंजों से दरवाजे को खरोंचती हुई उस बिल्ली की एक एचडी फोटो भी भेजी। उसकी यह दयनीय हालत देखकर मुझे भी तरस आ गया। मैं जवाब देने ही वाला था कि तभी हिचकिचा गया, क्योंकि मेरी मम्मी को पालतू जानवर फूटी आंख नहीं सुहाते थे। तभी बाई निंगबिंग ने तुरंत आइडिया दिया, इस मोटी बिल्ली के लिए कोई इमोशनल और दुखी सी कहानी बना दो। बड़े बुजुर्गों को ऐसी कहानियां बहुत पसंद आती है, उनका दिल तुरंत पिघल जाएगा। मैंने एक लंबी सांस ली और मैसेज किया, चलो मैं पूरी कोशिश करता हूँ। एस्टरिस्क। बाई निंगबिंग की गाइडेंस में जरूरी प्लान बनाने के बाद मैंने उस नारंगी बिल्ली के लिए एक झूठी दुखी कहानी गढ़ना शुरू कर दिया। बाई निंगबिंग मुझे तरह तरह की उटपटांग सलाह दिए जा रही थी, पूछ रही थी कि क्या बिल्ली को फोटोशॉप करके थोड़ा पतला कर देना चाहिए। अरे भाई, यह बिल्ली इतनी मोटी है कि फुटबॉल जैसी दिखती है। मम्मी क्या इतनी बेवकूफ है जो इस पर भरोसा कर लेंगी? मैंने उसे रोकने के लिए तुरंत टाइप किया, अरे इसको भूखा मत मारो, तुम सब मुझ पर छोड़ दो, अपनी मम्मी को हैंडल करना मुझे अच्छे से आता है। एस्टरिस्क। जवाब में तुरंत उस नारंगी बिल्ली की म्याऊं वाली आवाज आई। मैंने गहरी सांस ली, मन ही मन अपनी रटी हुई लाइनों को दोहराया और एकदम रोनी सी शक्ल बनाकर मम्मी के कमरे की तरफ भागा। मम्मी, बहुत बुरा हुआ मम्मी, बहुत ही दुखद बात हो गई। मम्मी ने बिना ऊपर देखे ही हाथ में झाड़ू उठाया और मेरी तरफ घुमा दिया। नए साल के मौके पर क्या अशुभ बोल रहा है बे? मार खाने का मन है क्या? इस बार तो मुझे रोने का नाटक भी नहीं करना पड़ा। डर और दर्द के मारे मेरी आंखों में सचमुच आंसू आ गए। अरे मम्मी, आप गलत समझ रही है, मैं तो इस बेचारी बिल्ली की बात कर रहा था। मैंने झट से अपने फोन में बाई निंगबिंग की एडिट की हुई दुबली पतली बिल्ली की फोटो मम्मी के सामने कर दी। मेरे एक दोस्त को यह सड़क पर तड़पती हुई मिली थी, लेकिन उसके हॉस्टल में जानवर रखना सख्त मना है। यह बिल्ली बेचारी बहुत डरपोक है। आवारा बिल्लियों के इलाके में बाकी बिल्लियां इसे पकड़ पकड़ कर पीती है और जमीन पर रगड़ती रहती है। यह बेचारी एकदम बेबस है। मम्मी, आप जैसी दयालु, कोमल और समझदार मां पाकर तो मैं सचमुच धन्य हो गया हूं। देखिए ना, यह बेचारी बेजुबान एकदम अकेली है। नए साल के मौके पर इसे गर्म खाना तक नसीब नहीं हो रहा। तो मेरी प्यारी मम्मी, क्या आप इस पर थोड़ी सी दया नहीं करेंगी? सपने में भी मत सोचना, मम्मी ने बेरहमी से मेरे आंसुओं को नजरअंदाज करते हुए कहा। तेरे जैसे खर्चीले को पालना ही मेरे लिए पहले से बहुत भारी पड़ रहा है और अब तुझे बिल्ली पालने का शौक चढ़ा है। अगर तूने गलती से भी इस बिल्ली को घर में कदम रखने दिया तो मैं तुम दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। मैंने तुरंत पैंतरा बदला और थोड़ा पीछे हटकर बोला, कोई बात नहीं मम्मी, मेरे पास एक और प्लान है। क्यों न हम एक समझौता कर ले? आप बस इसे कुछ दिनों के लिए मेरे दोस्त की अमानत मानकर रहने दीजिए। जैसे ही कोई इसे गोद लेने वाला मिलेगा, हम इसे तुरंत भेज देंगे। आपको रत्ती भर भी परेशानी नहीं होगी। मम्मी ने एक ठंडी सी हंसी हंसकर कहा, तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तेरे दिमाग में क्या खुराफात चल रही है? मैं तुझे साफ साफ बता दूं, बिल्कुल नहीं। मुझे यह
समझौते वाली बकवास मत सुना, चल चुपचाप मेरे कमरे से बाहर निकल। बाप रे, मम्मी का दिल तो सुपरमार्केट में बिकने वाले 10 साल पुराने बर्फ जैसे ठंडे चाकू से भी ज्यादा कठोर निकला। मैं उदास मुंह बनाकर कमरे से बाहर निकला, तभी सामने से पापा घर लौटते हुए दिख गए। मेरी आंखें चमक उठीं, मानो मुझे मेरा रक्षक मिल गया हो। पापा, मेरे प्यारे पापा। पापा ने हंसते हुए अपनी जेब से एक लाल लिफाफा निकाला। देख भाई, मेरे पास नए साल के पॉकेट मनी के नाम पर बस इतने ही पैसे बचे हैं, इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना। मैंने झट से लिफाफा झपटकर अपनी जेब में डाला और बोला, पापा भी ना, पैसों की बात करके आप बाप बेटे के प्यार के बीच दीवार खड़ी कर रहे हैं। पापा तुरंत नकली गुस्से में बोले, अच्छा, तो फिर मेरा लिफाफा वापस निकाल। मैंने जानबूझकर अनसुना करने का नाटक किया और फोटो दिखाते हुए कहा, पापा जरा इस फोटो में बिल्ली को देखिए, बेचारी कितनी कमजोर, दुबली पतली और अकेली दिख रही है ना, क्या यह कुछ दिन हमारे साथ रह सकती है? तभी अचानक पापा ने मुझे बीच में ही रोक दिया और अपने हाथ में पकड़े एक बड़े से प्लास्टिक थैले के पीछे से एक विशाल पीले रंग का जीव बाहर निकाला। क्या तू इसी बिल्ली की बात कर रहा था? पर यह तो फोटो वाली बिल्ली से बिल्कुल मेल नहीं खा रही। पापा के हाथ में जो बिल्ली लटक रही थी वह फोटो वाली से कम 10 से 12 किलो ज्यादा भारी थी। मैंने उस मोटी नारंगी बिल्ली को देखा जो अभी भी अपने घर से भागी थी। अब मेरे हट्टे कट्टे पापा ने उसे गर्दन से दबोच रखा था और उस बिल्ली की पूंछ शर्मिंदगी के मारे उसके पैरों के बीच दबी हुई थी। यह नजारा देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए, मैं तो एकदम दंग रह गया। बिल्ली ने मेरे सामने बड़े बेबस अंदाज में म्याऊ किया। तभी मम्मी ने शोर सुना और कमर पर हाथ रखकर दहाड़ते हुए गलियारे की तरफ दौड़ पड़ी। फांग युआन, क्या यह वही दुबली पतली लाचार बिल्ली है जिसके लिए तू कस्में खा रहा था? अरे यह तो इतनी मोटी है कि इसकी गर्दन ही गायब हो चुकी है। लेकिन किस्मत से यह मोटी नारंगी बिल्ली मक्खन लगाने और चापलूसी करने में उस्ताद निकली। देखते ही देखते उसने पापा का दिल जीत लिया। पापा के कड़े सपोर्ट और मेरी लगातार बेशर्मों की तरह की गई मिन्नतों के बाद मम्मी आखिरकार अनिच्छा से उसे कुछ दिनों के लिए घर में रखने पर राजी हो ही गई। बिल्ली की पनौती दूर करने और घर में शुभ लाने के लिए मम्मी ने उसका नया नाम रख दिया, फाकाई। फाकाई भी जीने के सारे पापड़ बेलना जानती थी। जब भी मम्मी उसे नाम लेकर पुकारती, वह अपनी बड़ी सी पूंछ हिलाती हुई दौड़ी दौड़ी उनके पास चली जाती और बड़े प्यार से खुद को सहलाने देती। उस शाम मैंने बाई निंगबिंग को मैसेज करके पूछा कि यह बिल्ली आखिर मेरे पापा के हाथ कैसे लग गई। बाई निंगबिंग ने हंसते हुए एक वॉइस नोट भेजा, अरे यह लगातार दरवाजा खरोंचे जा रहा था तो मैंने सोचा इसे नीचे थोड़ा टहला लाऊं, लेकिन जैसे ही हम बिल्डिंग से बाहर निकले यह बेकाबू होकर सीधे एक अंकल के शॉपिंग बैग में कूद गया। मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारे पापा है और किसी अनजान अंकल से बैग छीनने में मुझे शर्म आ रही थी, तो मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे चलती रही और देखा कि वो सीधे तुम्हारे घर में घुस गए। एस्टरिस्क मैसेज सुनकर मैं फोन पकड़े पकड़े जोर जोर से हंस पड़ा। मेरे पापा वैसे भी थोड़े भुलक्कड़ और लापरवाह टाइप के हैं। उन्हें बस इतना महसूस हुआ होगा कि प्लास्टिक का थैला अचानक भारी हो गया है और उन्होंने नीचे झांककर देखने तक की जहमत नहीं उठाई कि अंदर क्या पड़ा है। मैंने झटपट टाइप किया, यह तो कमाल का इत्तेफाक निकला, बेचारी बिल्ली को चुराकर घर लाने की मेरी पूरी मेहनत बच गई। एस्टरिस्क बाई निंगबिंग ने लिखा, क्या मैं बाद में कभी तुम्हारे घर उसे मिलने आ सकती हूँ? आखिरकार कुछ दिनों तक मैंने भी तो उसे संभाला है। एस्टरिस्क मैंने अपने दिन का शेड्यूल देखा और हिसाब लगाते हुए लिखा, हाँ बिल्कुल, जब वर्किंग डेज में मम्मी पापा काम पर गए हो तुम कभी भी आ सकती हो। एस्टरिस्क बाई निंगबिंग का जवाब आया, ठीक है, अब आराम करो, गुड नाइट। एस्टरिस्क मैसेज के आखिर में उसकी आवाज इतनी धीमी और मीठी थी मानो उसने सीधे माइक के एकदम पास आकर फुसफुसाया हो। उसकी वह हल्की सी भारी और मीठी आवाज सुनकर मुझे एक अजीब सा प्यारा एहसास हुआ। मैंने बिना सोचे समझे उस वॉइस नोट का सेव बटन दबाकर रख लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि स्कूल की उस सबसे सुंदर लड़की के लिए मेरे दिल में कोई गलत इरादा था, बस उसकी आवाज में वाकई कुछ अलग ही बात थी। अगले दिन जब मेरी नींद खुली और मैंने अपना फोन उठाया तो देखा कि क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप फिर से मैसेजों से भरा पड़ा है। ब्रेकिंग न्यूज, इस साल बाई निंगबिंग को प्रपोज करने वाला दूसरा शूरवीर सामने आ चुका है। वैसे पिछले वाले बंदे का क्या हुआ? क्या कुछ नहीं बना? अरे बाई निंगबिंग और हम तो एक ही हाई स्कूल में थे। पहले साल से ही उसे पटाने वालों की लाइन इतनी लंबी है कि फ्रांस तक चली जाए, पर क्या कभी किसी ने उसे किसी लड़के की तरफ देखते हुए भी देखा है? उसके दिल में तो हमेशा से एक व्हाइट मूनलाइट बसा हुआ है। आगे की सीट पर बैठे लड़के जैसे मजे लेते हुए पूछ रहे थे, यह व्हाइट मूनलाइट आखिर है कौन? एस्टरिस्क नीचे कमेंट्स में सबने लाइन से +1 लिखना शुरू कर दिया। जब मैंने पहली बार ग्रुप में कन्फेशन वॉल का जिक्र देखा था तो मेरी धड़कनें एकदम तेज हो गई थीं, लेकिन जैसे ही मैंने व्हाइट मूनलाइट शब्द पढ़ा मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। बस यूं ही गॉसिप का मजा लेने के लिए मैंने कन्फेशन वॉल के नए अपडेट पर क्लिक किया। इस बार पोस्ट करने वाले ने नाम नहीं छुपाया था, उसकी आईडी थी जो दिखने में काफी पढ़ाकू और गंभीर बंदा लग रहा था। उसकी पोस्ट में बस एक बेहद एटीट्यूड भरा वाक्य लिखा था, बाई निंगबिंग मैं वापस आ गया हूं। फिर क्या था, तमाशा देखने वाले कुछ खाली लोगों ने तुरंत उसकी प्रोफाइल छान मारी और उसके फोटो के स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल दिए। एक फोटो में बाई निंगबिंग दिख रही थी जिसे देखकर साफ लग रहा था कि यह फोटो उसके बॉयफ्रेंड के एंगल से ली गई है। पूरा रोमांटिक माहौल, ग्रुप में बवाल मच गया और सब यही अंदाजा लगाने लगे कि यही बंदा बाई निंगबिंग का असली व्हाइट मूनलाइट है। अपने फोन की स्क्रीन देखते ही मेरे दिल में जो अजीब सी बेचैनी चल रही थी वह अचानक शांत हो गई। वह बिल्ली का नाम फांग युआन रखना चाहती थी और मुझे बेवकूफ को सच में लगने लगा था कि यह सब मेरी वजह से है। अब जाकर समझ आया कि बाई निंगबिंग ने मुझे फ्रेंड लिस्ट में ऐड करते ही वैसी अजीब बातें क्यों कही थीं। दरअसल हुआ यह होगा कि जब मैंने बिल्ली के गुम होने का पोस्ट डाला था तो उसमें गलती से एक स्टार वाला इमोजी लगा दिया था। शायद उसकी व्हाइट मूनलाइट एक्स बॉयफ्रेंड की भी चैट में ऐसे इमोजी लगाने की आदत थी
और उसी वजह से बाई निंगबिंग ने मुझे कोई और समझ लिया था। कुछ दिनों बाद उसने मुझे वॉइस नोट कॉल किया। मैंने फोन उठाया और सीधे पूछा, हाँ क्या बात है। बाई निंगबिंग की आवाज में कोई खास भाव नहीं था। तुम घर पर हो क्या? मैं बस उस मोटी बिल्ली से मिलने आ रही थी। मैंने फोन हाथ में लिए पूरे घर में नजर दौड़ाई, देखा कि पापा टहलने तो नहीं गए हैं। मम्मी फिर से अपनी महजों की बाजी में बिजी थी, यानी की तरह टल चुका था और घर पर एक तरह से मैं अकेला ही था। हाँ आ जाओ, मैंने कह दिया। दूसरी तरफ से उसके मुस्कुराने की हल्की सी आवाज आई और फिर उसने अचानक फोन काट दिया। कुछ सेकंड बाद मुझे अचानक एहसास हुआ कि माहौल को देखते हुए मेरी बात ऐसी लग रही थी मानो मैं घरवालों से छिपाकर उसके साथ कोई चक्कर चला रहा हूं। मैंने अपना माथा पीट लिया। धत तेरी की, फांग युआन, तेरी जुबान भी न कुछ भी बोल देता है जिससे सामने वाला गलत मतलब निकाल ले। मैंने अपने चेहरे की घबराहट और गर्मी को शांत करने के लिए आधा गिलास ठंडा पानी गटका। बाई निंगबिंग बड़ी जल्दी पहुंच गई। मेरी तो इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि उसे पूछूं कि वह रहती कहाँ है। लेकिन किस्मत देखिए, हमारी फाकाई अब पूरे नखरे दिखा रही थी। वह अपनी असली मालकिन को पूरी तरह इग्नोर मार रही थी। बाई निंगबिंग ने बिल्ली वाले स्नैक्स का लालच देकर उसे पटाने की लाख कोशिश की, लेकिन वह मोटी नारंगी बिल्ली अकड़कर अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती और उसकी तरफ देखती तक नहीं थी। बाई निंगबिंग को उसके इस एटीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह मेरी तरफ मुड़ी। मैंने सुना है कि आंटी ने इसका नाम फाकाई रख दिया है। वह नीचे बैठी और उसने जोर से फाकाई की ठुड्डी सहलाई। कितना अजीब नाम है ना, पुराना वाला नाम ही ज्यादा अच्छा था। मैंने अपने होंठ भींच लिए और कोई जवाब नहीं दिया, जिससे माहौल में अचानक एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। गनीमत यह रही कि बाई निंगबिंग ज्यादा देर नहीं रुकी। जाने से पहले उसने अपनी जेब से एक बेहद खूबसूरत ताबीज, प्रोटेक्शन चार्म, निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। सर्दियों की हल्की हल्की धूप उसके लंबे काले बालों पर चमक रही थी। वह बेफिक्री से ताबीज की लाल डोरी से खेल रही थी। मैं कुछ दिन पहले मंदिर गई थी, वहां साल की पहली प्रार्थना की थी। सुना है यह ताबीज बड़ा असरदार होता है। थैंक यू, तुमने खामखा पैसे खर्च किए। मैंने हाथ बढ़ाकर ताबीज ले लिया। क्या तुमने यह खास मेरे लिए मांगा था? बाई निंगबिंग ने बड़े बेफिक्र अंदाज में हाथ हिलाया। बस यही उम्मीद करती हूं कि तुम एकदम सही सलामत और ठीक ठाक रहो। इतना कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया और उसके जाते ही कमरे में आती धूप और उसकी परछाई दोनों गायब हो गईं। मैंने उस ताबीज को अपनी मुट्ठी में कसकर भींच लिया और मेरा दिल बेकाबू होकर इतनी तेजी से धड़कने लगा मानो मेरी छाती के अंदर ढोल बज रहे हो। अरे यह पक्का मेरा वहम ही होगा, मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूं। मैंने अपनी छाती पर हाथ फेरा, जहां अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी, और फिर बचा हुआ आधा गिलास ठंडा पानी गटक गया। दोपहर में क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप फिर से मैसेजों से भर गया। मैंने खोला और देखा, वाह, इस साल कन्फेशन वॉल पर अपनी किस्मत आजमाने वाला तीसरा सिरफिरा बंदा सामने आ चुका था। लेकिन इस बार का मामला एकदम अलग था। इसने तो पूरे स्कूल फोरम में तहलका मचा दिया था। इस बार बाई चुआन नाम की उस आईडी ने खुलेआम बाई निंगबिंग के लिए अपने प्यार का इजहार किया था। ग्रुप में से किसी ने उस बाई चुआन की वही पुरानी फोटो फिर से ढूंढ निकाली। फोटो में वह लड़का लंबा, दुबला पतला और काफी हैंडसम दिख रहा था। बाई निंगबिंग के बगल में खड़ा होकर दोनों बिल्कुल किसी लव स्टोरी ड्रामा की परफेक्ट जोड़ी लग रहे थे। मैंने बेपरवाही से उस ताबीज को अपनी दराज में पटक दिया। तो यही वह बंदा है जिसका यह इतने टाइम से इंतजार कर रही थी। दोपहर ढलने लगी थी और धूप जाते ही कमरे में ठंड बढ़ने लगी। मैंने ऊँगते हुए फाकाई को उठाया और उसे गर्म कंबल में लपेट दिया। उसकी गोलमटोल पीठ को देखकर मैंने एक ठंडी सांस भरी। फाकाई, तेरी मालकिन का व्हाइट मूनलाइट वापस आ गया है। अब शायद ही उसके पास तुझसे मिलने आने का टाइम हो। म्याऊ। उसने बड़े बेफिक्र अंदाज में अपने पंजे चाटे और अपनी गोल गोल आंखों से मुझे घूरने लगा। मैं उस मोटी बिल्ली के बालों में हाथ फेरने से खुद को रोक नहीं पाया। चल कोई नहीं, कल मैं तेरे लिए मीट का कैन ला दूंगा। तेरी मालकिन भले तुझे भूल जाए, लेकिन तू अपने इस भाई को मत भूलना। मीट कैन का नाम सुनते ही फाकाई एकदम खुश हो गया और मेरे हाथ पर अपना सिर रगड़कर प्यार जताने लगा। उस दिन के बाद से बाई निंगबिंग ने कभी बिल्ली से मिलने आने का जिक्र तक नहीं किया। और यहाँ फाकाई ने तो मेरे बिस्तर को ही अपना इलाका समझ लिया था। हर रात बड़े मजे से दरवाजा खोलकर सीधा मेरे बिस्तर पर चढ़ आता था। सर्दियों की छुट्टियां बड़ी उबाऊ बीत रही थीं, इसलिए मेरे पास स्कूल फोरम पर टाइम पास करने के अलावा कोई काम नहीं था। फोरम पर ट्रेन करने वाली टॉप 10 पोस्टों में से 8 पोस्ट तो बाई निंगबिंग और उसके व्हाइट मूनलाइट यानी बाई चुआन की गपशप से भरी पड़ी थीं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो कमेंट्स में भड़ास भी निकाल रहे थे। पोस्ट्स में किसी ने बताया कि शहर के बीचों बीच बने एक शॉपिंग मॉल में उसने उन दोनों को साथ देखा था। उसने लिखा था कि लड़का लंबा और हैंडसम था और लड़की शांत और खूबसूरत। दोनों एकदम परफेक्ट जोड़ी लग रहे थे, जैसे किसी कहानी के राजकुमार और राजकुमारी हो। यह सब पढ़कर मेरे अंदर अचानक बाई निंगबिंग के पास के बारे में जानने की चुल मच गई। इसलिए मैंने पुराने स्टूडेंट्स वाले फोरम पर जाकर उसके बारे में लिखी स्पेशल पोस्ट खंगालनी शुरू कर दी। भाई साहब, वह सेक्शन तो मानो बाई निंगबिंग की बायोग्राफी ही बन चुका था। स्कूल से लेकर कॉलेज तक उस लड़की के सारे कारनामों का पूरा कच्चा चिट्ठा वहां मौजूद था। खुद को उसके स्कूल का क्लासमेट बताने वाले किसी बंदे ने लिखा था कि स्कूल के दिनों में बाई निंगबिंग की खूबसूरती की वजह से बाकी लड़कियां उसे चिढ़ती थीं और उसे अलग थलग कर देती थीं। इसीलिए उसका नेचर थोड़ा शांत और सख्त बन गया था। वह अपने काम से काम रखती थी और जो कोई उसे परेशान करता उसे बदला भी ले लेती थी। कॉलेज में तो उसके रूप के ही चर्चे थे, शांत, मासूम और एक अलग ही अट्रैक्शन। लड़के हो या लड़कियां, हर कोई उसकी तरफ खिंचा चला आता था। मैंने हाथ बढ़ाकर फाकाई के गोलमटोल गाल खींचे। तेरी मालकिन तो स्कूल के दिनों से ही काफी पॉपुलर रही है भाई। वैसे मैं इंटरनेट पर उड़ने वाली सारी गॉसिप्स पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करता, लेकिन इन पोस्ट को पढ़ने के बाद मैं भी इसी नतीजे पर पहुंचा कि बाई निंगबिंग और बाई चुआन वाकई एक दूसरे के लिए बने हैं। जहां तक मेरी बात है, मैंने चिरकर अपने सिर पर कंबल ओढ़ लिया। अरे यार, मैं इन सब बातों के बारे में सोच ही क्यों रहा हूं।
बाई निंगबिंग और मेरे बीच बस इस बिल्ली का ही कनेक्शन है, हम तो ठीक से मामूली दोस्त भी नहीं है। मैं खामखान इतना इमोशनल होकर अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। अगला एक हफ्ता बिना किसी खास हलचल के निकल गया। मेरी बिल्ली फाकाई का वजन 1-2 किलो और बढ़ जाने के अलावा मेरी छुट्टियां एकदम बोरिंग बीत रही थीं। घर पर बैठे बैठे दम घुटने लगा तो मैंने अपने फोन से मूवी का एक टिकट बुक कर लिया और अकेले ही न्यू ईयर के मौके पर लगी कोई कॉमेडी फिल्म देखने निकल पड़ा। मूवी शुरू होने से पहले मैं पॉपकॉर्न की लाइन में लग गया। जब तक मुझे टिकट मिला और मैं पॉपकॉर्न लेकर अंदर पहुंचा तब तक फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी। थिएटर में एकदम अंधेरा था, इसलिए मुझे झुककर और टटोलते हुए सीढ़ियां चढ़नी पड़ी ताकि अपनी लास्ट रो वाली सीट ढूंढ सकूं। जैसे ही मैं कॉर्नर वाली एक सीट के पास से गुजरा तभी मेरा पैर किसी के लंबे फैले हुए पैरों से टकराया और मैं बुरी तरह लड़खड़ा गया। जैसे ही मुझे लगा कि आज तो मैं सिनेमा हॉल में औंधे मुंह गिरने वाला हूं, तभी एक ठंडे हाथ ने मेरी कलाई मजबूती से पकड़ ली। मैंने खुद को संभाला, उन्हें थैंक यू कहा और जैसे ही ऊपर देखा मेरी नजर बाई निंगबिंग की हैरान आंखों से जा टकराई। तुम यहाँ अकेले फिल्म देखने आए हो? उसने पूछा। मैंने उसके सवाल पर ध्यान न देते हुए उसकी बगल वाली खाली सीट पर नजर दौड़ाई। वहां मुझे वह मशहूर बाई चुआन कहीं नहीं दिखा। मैंने पूछा, क्यों, तुम्हारा व्हाइट मूनलाइट तुम्हारे साथ नहीं आया क्या? बाई निंगबिंग ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैंने तुमसे पहले पूछा था। मैंने धीमी आवाज में कहा, अरे भाई, मुझ जैसे सिंगल लौंडे के साथ भला कौन आएगा? क्या किसी को किराए पर लेकर आता? फिल्म जल्द ही अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच गई। बाई निंगबिंग ने बड़ी स्क्रीन की तरफ इशारा किया और बात आगे नहीं बढ़ाई। सच कहूं तो फिल्म वाकई मजेदार थी, लेकिन बाई निंगबिंग के मेरे ठीक बगल में बैठे होने की वजह से वह जानी पहचानी खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। वही ठंडी खट्टी मीठी पुदीने जैसी खुशबू। वह तीखी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन एक हुक की तरह लगातार मेरी सांसों में बस रही थी। जैसे ही मैंने अपना सिर थोड़ा सा उसकी तरफ घुमाया, खुशबू और भी तेज हो गई। तभी हमारी वाली लाइन में बैठे एक अंकल को वॉशरूम जाने के लिए उठना पड़ा। मौका मिलते ही बाई निंगबिंग अचानक मेरी तरफ झुकी और मेरे कान में फुसफुसाकर बोली, मैं तुमसे पिछली बार भी यही पूछना चाहती थी, मुझे देखते ही तुम मुझे कुत्तों की तरह क्यों सूंघने लगते हो? मुझे लगा था कि मैं बड़ी सावधानी बरत रहा हूं, लेकिन मैं तो रंगे हाथों पकड़ा गया। मेरा चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया। अरे यार, क्या बाई निंगबिंग मुझे कोई अजीब सी सनक वाला बंदा समझ रही होगी? सच में, भला कौन समझदार कॉलेज का लड़का किसी लड़की की खुशबू को इस तरह गहराई से सूंघेगा? मैं तो बस किसी तरह अपनी बात संभालने की नाकाम कोशिश ही कर पाया। अरे, तुम ज्यादा सोच रही हो। मुझे बस तुम्हारे परफ्यूम की खुशबू अच्छी लगी, तो मैं ब्रांड का पता लगाना चाहता था ताकि अपने लिए भी एक खरीद सकूं। लेकिन इस सफाई ने तो रायता और फैला दिया। बाई निंगबिंग ने एक हल्की सी रहस्यमयी हंसी हंसी, पर मुझे उस परफ्यूम का नाम फिर भी नहीं बताया। मैं वापस फिल्म देखने लगा, लेकिन पूरी फिल्म के दौरान मेरा मन भटकता ही रहा। आखिरकार फिल्म खत्म हो गई, पर सच कहूं तो मैंने उसका क्लाइमेक्स देखा तक नहीं। मैं जाने के लिए अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ, तभी बाई निंगबिंग ने पीछे से मुझे आवाज दी, आई वांट टू सी यू। मैं वहीं जमसा गया। क्या? उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। परफ्यूम का नाम, आई वांट टू सी यू ए। तभी थिएटर की लाइटें अचानक जल उठीं। मैंने घबराकर जल्दी से उसे थैंक यू कहा और किसी चोर की तरह भीड़ में खिसक गया। घर आकर मैंने सचमुच किसी बेवकूफ की तरह उस आई वांट टू सी यू नाम के परफ्यूम को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और गूगल सब खंगाल मारा, पर मार्केट में उस नाम का एक भी परफ्यूम नहीं था जिसमें नींबू और पुदीने की खुशबू हो। बाई निंगबिंग ने तो बस यूं ही कोई नाम रख दिया था, पर वो आखिर कहना क्या चाहती थी? मैंने काफी देर तक हाथ में फोन पकड़े पकड़े सोचा, फिर आखिरकार अपना टाइप किया हुआ मैसेज डिलीट कर दिया। क्या पता उसने सच में गलत नाम याद रखा हो, या क्या पता वह मुझे नाम बताना ही न चाहती हो और टालने के लिए कोई भी फर्जी नाम बना दिया हो। अब ज्यादा बाल की खाल निकालूंगा तो छोटा दिल वाला लगूंगा। गुस्से में आकर मैंने अपनी सारी भड़ास फाकाई पर निकाल दी और उसके गोलमटोल गालों को जोर जोर से सहलाने लगा। तभी पापा काम से घर वापस आए। उन्होंने फाकाई को देखा, जो अब बिल्कुल रुई की गेंद जैसा लग रहा था, और मुस्कुराते हुए बोले, अरे वाह, फाकाई तो आज एकदम नयानवेला लग रहा है। मैंने झेमते हुए फाकाई के बालों पर हाथ फेरा। पापा पास आए और उन्होंने मेरी तरफ एम्यूजमेंट पार्क के 2 टिकट बढ़ा दिए। मेरे एक दोस्त ने दिए हैं। दिन भर घर में घुसे रहने की जरूरत नहीं है, अपने किसी दोस्त क्लासमेट को साथ लो और बाहर जाकर थोड़ी ताजी हवा खाकर आओ। मैंने पापा के इशारे को पूरी तरह इग्नोर मार दिया और टिकटों को देखा। हा हा, 2 लौंडे एम्यूजमेंट पार्क घूमने जा रहे हैं, यह नजारा तो मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर है। मैंने तुरंत रीसेल ऐप खोला और दोनों टिकट बिक्री के लिए डाल दिए। 2 मिनट से भी कम समय में टिकट बिक गए। चूंकि वे ई टिकट थे, इसलिए मैंने तुरंत खरीदार को क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट भेज दिया। दूसरी तरफ से खरीदार ने बड़े प्यार से एक गुलाब वाला इमोजी भेजा। 2 दिन बाद बाई निंगबिंग का अचानक मुझे एक वॉइस नोट आया, क्या तुम कल फ्री हो? क्या हम साथ में एम्यूजमेंट पार्क चलें? यह सुनते ही मेरी आंखें फड़कने लगीं और दिल में एक अजीब सी घबराहट हुई। मैंने पूछा, कहीं तुम हैप्पी वैली वाले एम्यूजमेंट पार्क जाने का प्लान तो नहीं बना रही हो? बाई निंगबिंग ने तुरंत हाँ में जवाब दिया, मानो उसे तो पहले से ही सब कुछ पता था। मेरे हाथ कांपने लगे जब मैंने उस रीसेल ऐप पर टिकट खरीदने वाले की प्रोफाइल खोली। प्रोफाइल पर लिखा था, फीमेल, लोकल, हाइट 172 सेंटीमीटर, एस्टरिस्क। बस, खेल खत्म। यह पक्का बाई निंगबिंग का ही दूसरा अकाउंट था। लड़कियां भले ही कुछ भी छुपा ले, लेकिन अपनी हाइट के बारे में कभी झूठ नहीं बोलती। लंबी लड़कियां तो अपनी प्रोफाइल में हाइट को एकदम बोल्ड करके लिखती है, वे इसे कभी नहीं छिपाती। अरे यार, यह मैं क्या कर रहा था? मुझे एक फ्री टिकट, एम्यूजमेंट पार्क की सैर और स्कूल की सबसे सुंदर लड़की के साथ जाने का मौका मिल रहा था। हालांकि यह डील पूरी तरह मेरे फायदे की थी, फिर भी मैंने थोड़ी समझदारी दिखाई। मैंने बाई निंगबिंग का ऑफर बड़े सीधेपन से ठुकरा दिया और एक समझदार शुभचिंतक की तरह उसे समझाने लगा, तुम्हें मेरे साथ नहीं,
बल्कि अपने उस चहेते बाईचुआन को डेट पर ले जाने के लिए एम्यूजमेंट पार्क जाना चाहिए। बाई निंगबिंग ने तुरंत टाइप करके भेजा, तुम्हें किसने कह दिया कि बाईचुआन मेरा बॉयफ्रेंड है? एस्टरिस्क। यह पढ़ते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कसम से, मेरा दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि शायद पड़ोसियों की नींद भी उड़ जाए। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और मासूम बनने का नाटक करते हुए लिखा, मुझसे बातें मत छुपाओ, पूरे स्कूल को पता है कि बाईचुआन ही तुम्हारा व्हाइट मूनलाइट है। बाई निंगबिंग की आवाज में एक हल्की सी चिर और हंसी साफ महसूस हो रही थी। पीछे थोड़ा शोर भी आ रहा था। उसने वॉइस मैसेज भेजा, पिछली बार जब मैं तुम्हारी खिड़की से नीचे उतरी थी तब मैंने तुमसे साफ साफ पूछा था कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन तुमने आज तक मुझे इसका सीधा जवाब नहीं दिया। एस्टरिस्क। मैं तो पूरी तरह सन्न रह गया। अरे, यह बाई निंगबिंग मेरे साथ कौन सा खेल खेल रही है? इसका असली व्हाइट मूनलाइट तो पहले ही गाजे बाजे के साथ वापस आ चुका है और अब यह फिर से मेरे साथ फ्लर्ट करने में लगी है। मैंने अपने फोन के कवर को गुस्से में रगड़ा, दांत पीसे और एक कड़ा सा मैसेज टाइप करके ठोक दिया, जब तुम्हारा व्हाइट मूनलाइट आ ही चुका है तो तुमने तो पहले ही अपना मालिकाना हक जताते हुए पोस्ट कर दिया है, इसलिए एक गर्लफ्रेंड होने के नाते तुम्हें दूसरे लड़कों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। मुझे लगा कि मेरे शब्द काफी सख्त और कड़े थे, लेकिन बाई निंगबिंग ने तो तुरंत मुझे सीधे वीडियो कॉल ही कर दिया। मैं इतना चौंक गया कि मेरी उंगली काम गई और गलती से रिजेक्ट करने की जगह कॉल रिसीव हो गया। फोन की स्क्रीन थोड़ी हिली और फिर सोने के फ्रेम वाला चश्मा पहने एक बंदा स्क्रीन पर दिखाई दिया, जो देखने में बड़ा पढ़ाकू, सभ्य और थोड़ा शरारती लग रहा था। हेलो, फांग युआन। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, मेरा नाम बाईचुआन है। निस्संदेह यह वही व्हाइट मूनलाइट था जिसने पूरे स्कूल फोरम पर तहलका मचा रखा था, लेकिन कोई भी समझदार बंदा इन दोनों के नाम देखकर ही समझ सकता था कि इनका आपस में पक्का कोई रिश्तेदारी का सीन है। मैंने 2 सेकंड तक स्क्रीन को घूरा, फिर हिचकिचाते हुए पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या आप और बाई निंगबिंग कजिन्स है? बाईचुआन ने अपना चश्मा थोड़ा ऊपर खिसकाया और मुस्कुराते हुए बोला, कजिन्स? अरे नहीं, मैं तो इसका बड़ा भाई हूं। तभी अचानक स्क्रीन के बाहर से एक हाथ आगे आया और उसने झटके से फोन छीन लिया। बाई निंगबिंग का थोड़ा चिढ़ा हुआ चेहरा स्क्रीन पर आ गया, हम बस जुड़वा है, इसके बड़े भाई बनने के नाटक पर ध्यान मत दो। बाईचुआन बगल से हंसने लगा। मेरा दिल, जो अब तक रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे धड़क रहा था, आखिरकार जाकर शांत हुआ। वैसे तुम्हारा नाम फांग युआन है ना? बाईचुआन का चेहरा फिर से फ्रेम में आ गया। मेरी इस नटखट बहन ने तुम्हें काफी परेशान किया है ना? मैं इसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं, लेकिन दोस्त, मैं ठहरा सीधा सादा इंसान, तो सीधे मुद्दे पर आता हूं। क्या तुम मेरी बहन से शादी करने के लिए तैयार हो? यह सुनते ही तो मेरे होश उड़ गए। मैं वहीं जमसा गया, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया और मेरे मुंह से बेवकूफों की तरह बस एक सूखा सा निकला, अरे। बाई निंगबिंग ने तुरंत फोन पीछे खींचा, लेकिन उसकी आवाज अभी भी मुझे साफ सुनाई दे रही थी। वह धीमी आवाज में अपने भाई पर चिल्लाई, क्या तुम पागल हो गए हो? उसे डराकर भगाओगे क्या? अरे बहन, तुम्हें पहले शादी वाले इस बेतुके प्रपोजल को मना नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी ऐसी रिएक्शन तो उसे और भी ज्यादा बढ़ावा दे रही है। मैं मन ही मन सोचकर रह गया, अरे, उल्टा मैं और ज्यादा घबरा गया हूं, ठीक है ना? बाईचुआन की एकदम कॉन्फिडेंट आवाज आई, तुझे साइकोलॉजी की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है। इसे डिमोलिशन इफेक्ट कहते हैं। पहले तुम सीधा शादी का प्रपोजल रखो, जो सामने वाले को बहुत बड़ा और नामुमकिन सा लगता है। फिर तुम एक कदम पीछे हटकर उसे सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहो। यह फर्क देखकर उसे लगेगा कि चलो, सिर्फ डेट करना तो इतना भी बुरा सौदा नहीं है। ओह भाई साहब, क्या गजब की लॉजिकल खोपड़ी है। मैं तो सुनकर अवाक रह गया। मैंने धीरे से फोन में बोला, सच कहूं तो मैंने आप दोनों की पूरी प्लानिंग सुन ली है। कॉल पर भाई बहन दोनों एकदम सन्न होकर चुप हो गए। बाई निंगबिंग ने तुरंत फोन संभाला और सीधे स्क्रीन पर मेरी तरफ देखने लगी। उसके कान शर्म और झेम के मारे एकदम लाल हो चुके थे। क्या तुम कल एम्यूजमेंट पार्क आ रहे हो? मुझे तुमसे आमने सामने बैठकर कुछ बात करनी है। फिर उसकी नजर अचानक मेरे पीछे बिस्तर पर पड़ी, जहां फाकाई पीठ के बल पड़ा खराटे मार रहा था। यह मोटा ताजा फिर से तुम्हारे बिस्तर पर चढ़कर क्यों सो रहा है? मैंने तुरंत फाकाई के गोलमटोल सिर को अपने हाथ से ढका। अब मेरे बिस्तर पर नहीं सोएगी तो और कहां सोएगी? वैसे भी इतनी कड़ाके की ठंड है, यह तो मेरे लिए हीटर का काम कर रही है। बाई निंगबिंग ने चिरकर आंखें छोटी की, देख लो, तुमने ही इसे पूरी छूट दे रखी है। तुम्हारा पक्षपात साफ दिख रहा है। मैंने उसी के शब्दों को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दोहरा दिया। अरे मैडम, तुमने ही तो कहा था कि बिल्ली मेरी हो सकती है, लेकिन इंसान नहीं। फोन के पीछे से बाईचुआन के हंसने की दबीत भी आवाज आई। बाई निंगबिंग ने एक गहरी सांस ली, उसकी आंखें एकदम गंभीर और तीखी हो गईं, और उसने दांत पीसते हुए बस 4 शब्द कहे, मैंने अपना मन बदल लिया है। कल उस मोटी बिल्ली को हटाओ और मैं तुम्हारी हूं। रविवार के दिन एम्यूजमेंट पार्क में बढ़िया धूप खिली हुई थी, लेकिन -डिग्री वाली उस बर्फीली हवा ने जिंदगी के मकसद पर सवाल खड़े कर दिए थे। मैंने रुई वाला मोटा जैकेट कोट पहन रखा था, और जैसे ही घर से बाहर निकला, उत्तर पश्चिमी हवा के थपेड़े ने सीधे मेरी नानी याद दिला दी। लेकिन जब मैं भालू की तरह कपड़ों में पूरी तरह लिपटकर एम्यूजमेंट पार्क के गेट पर पहुंचा, तो देखा कि बाई निंगबिंग बस एक पतला सा लंबा काला कोट पहने खड़ी थी। नंगे पैरों पर पतली सी टाइट्स पहने वह भारी भरकम जैकेट पहने लोगों की भीड़ में बिल्कुल अलग ही चमक रही थी। मैंने अपनी भौहें चराकर उसके पास जाकर कहा, बाई निंगबिंग, क्या तुमने ठंड पर स्टाइल को तरजीह देने की कसम खा रखी है? क्या तुम्हें जरा भी ठंड नहीं लग रही? उसने जिद में अपने होंठ भींच लिए, जो ठंड के मारे हल्के बैंगनी पड़ चुके थे। कुछ नहीं होता, मैं मैनेज कर लूंगी। हम मुड़े और टिकट चेकिंग गेट की तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक बर्फीली हवा का एक तेज झोंका आया और बाई निंगबिंग को जोर की छींक आ गई। उसकी सारी स्टाइल और स्वैग वही धरा का धरा रह गया। मैं तो बस अवाक होकर उसे देखता ही रह गया। इसी को कहती हो मैनेज करना? देखना,
इस डेट के चक्कर में शाम तक अस्पताल में ड्रिप न चरवानी पड़ जाए। सच कहूं तो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इतनी कड़ाके की ठंड में खुले एम्यूजमेंट पार्क में आने के पीछे आखिर क्या लॉजिक होता है। इस मौसम में रोलर कोस्टर पर बैठने का मतलब है सीधा बर्फ का पुतला बन जाना। और फिर क्या था, बाई निंगबिंग ने बड़े अरमानों से दूर दिख रहे रोलर कोस्टर के ट्रैक की तरफ इशारा किया। क्या तुम इस पर बैठना चाहोगे? मैं तो भौचक्का रह गया। अरे भाई, क्या इस रिश्ते के चक्कर में मुझे अपनी जान दांव पर लगानी पड़ेगी? इसे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, या इसे लग रहा है कि हवा में ठंड कम है? मेरे चुपचाप मना करने पर बाई निंगबिंग का मुंह साफ तौर पर उतर गया। तो फिर तुम्हारा किस चीज में मन है? पेंडुलम राइड, पायरेट शिप, ड्रॉप टावर या फिर गोल घूमने वाला झूला, कैरोसेल? मैंने बिना कोई एक्सप्रेशन दिए उसे बीच में ही टोक दिया। अरे सुसाइड करने की शौकीन मैडम, मैं तो आज बस उस झूले, कैरोसेल, पर ही बैठूंगा। जाहिर सी बात है, पूरे पार्क में वही इकलौती गरम इंडोर राइड जो है। उसने ताना मारा। आखिरकार आसपास बच्चों के शोर शराबे और चीख पुकार के बीच बाई निंगबिंग और मैं दोनों कैरोसेल के प्लास्टिक के सफेद घोड़ों पर सवार हो गए। मैंने चुपके से अपना फोन निकाला और हम दोनों की एक बड़ी ही अजीब सी फोटो खींच ली। चूंकि बाई निंगबिंग की हाइट अच्छी खासी थी, इसलिए उसके लंबे पैर घोड़े के पेट के दोनों तरफ बड़े अजीब ढंग से लटक रहे थे, जिसे पूरा नजारा काफी फनी लग रहा था। हालांकि अंदर हीटर बढ़िया चल रहा था और मेरा मन थोड़ी देर और वही रुकने का था, लेकिन उसके मजे का ध्यान रखते हुए मैं उसे बगल में बने स्पिनिंग टीकप वाले झूले पर ले गया, जो भी इंडोर ही था। इस तरह हमने पूरी सुबह अंदर वाली सारी हल्की फुल्की और सेफ राइड्स का मजा लिया। फिर जब हम पानी खरीदने रुके तो बाई निंगबिंग ने मेरे हाथ में डबल स्कूप वाली आइसक्रीम थमा दी। आज तुम्हें मजा आया? मैंने उसे आइसक्रीम ली और उसे थैंक यू कहा। हाँ, काफी मजा आया। और तुम्हें? उसने अपनी नजरें नीचे कर लीं और अपने जूतों को घूरने लगी। मैं खुश तो थी, पर कुछ अजीब सा लग रहा था। मैंने आइसक्रीम की एक बड़ी सी बाइट ली। क्यों? मैं तो ठंड से जम ही गया हूं। उसने ऊपर देखा। उसकी आंखों में हल्की सी शिकायत थी और वह बाहर लगे रोलर कोस्टर को घूरने लगी। यहां आने से पहले मैंने काफी रिसर्च की थी। मेरा असली प्लान तुम्हें रोलर कोस्टर, पायरेट शिप और डरावने भूतिया बंगले में ले जाने का था। ये राइड्स बहुत एडवेंचरस होती है, तो सोचा था कि अगर मुझे डर लगेगा तो तुम मुझे संभालोगे, मेरी प्रोटेक्शन करोगे और अपना बॉयफ्रेंड वाला टैलेंट दिखाओगे। वह थोड़ी देर रुकी, फिर हिचकिचाते हुए बोली, कम से कम यह तो साबित हो जाता कि उस मोटी बिल्ली से ज्यादा पसंद करने लायक हूं, जो सिर्फ खाने और सोने के अलावा कुछ नहीं करती। मैं तो हैरानी से आंखें फाड़े उसे देखता रह गया। भाई, यह किस जमाने की दबंग हीरोइन मुझ पर अपनी शर्तें थोप रही है? लेकिन बाई निंगबिंग के चेहरे पर बने उस मासूम और माफी मांगने वाले एक्सप्रेशन को देखकर मुझे यह सब काफी फनी लगा। कुछ देर तक मेरी चुप्पी देखकर बाई निंगबिंग ने थोड़ी झुंझलाहट में अपने होंठ भींचे। सॉरी, क्या मेरे इस घटिया प्लान से तुम्हारा मूड खराब हो गया? चलो फेरिस व्हील पर चलते हैं। तभी हम दोनों एक साथ बोल पड़े, फेरिस व्हील। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, उसने तुरंत मेरी जैकेट की आस्तीन पकड़ ली, मानो उसे डर हो कि मैं बीच में ही भाग जाऊंगा, और मुझे सीधे फेरिस व्हील की ओर खींच कर ले गई। बर्फीली हवा में लटके हुए फेरिस व्हील के केबिन हल्के हल्के हिल रहे थे। जैसे ही फेरिस व्हील धीरे धीरे एकदम टॉप पर पहुंचा, मैं नीचे देखे बिना नहीं रह सका और देखते ही मेरी टांगे कांपने लगी। फांग युआन, क्या तुम जानते हो कि इतने सारे लोग फेरिस व्हील के एकदम टॉप पर जाकर ही अपने प्यार का इजहार करना क्यों पसंद करते हैं? बाई निंगबिंग ने अचानक मेरे सामने की खामोशी तोड़ी। मेरा दिमाग पूरी तरह बात को समझ नहीं पाया, क्योंकि यह रोमांटिक लगता है। और क्या वजह होगी? उसने खिड़की के बाहर फैले आसमान की तरफ इशारा किया। साइकोलॉजी के हिसाब से जब लोग ऊंचाई जैसी चीजों से डरते हैं, तो बॉडी में अचानक ढेर सारा एड्रेनालाइन रिलीज होता है। डर की वजह से दिल की धड़कनें तेज होने की इस फिजिकल रिएक्शन को हमारा दिमाग अक्सर प्यार या किसी भावना के रूप में गलत समझ बैठता है। उदाहरण के लिए, एक्साइटमेंट की फीलिंग, दिल का जोर जोर से धड़कना या पेट में तितलियां उड़ना। इसीलिए बहुत से लोग इस फिजिकल रोमांच को प्यार समझ बैठते हैं। अरे वाह, मैंने कहा, तो जब तुम मुझे रोलर कोस्टर और डरावने भूतिया बंगले में घसीटने की जिद कर रही थी, तब तुम्हारे दिमाग में यही सब खुराफात चल रही थी? बाई निंगबिंग ने सीधे सीधे हाँ में सिर हिलाया। हाँ, मेरे तरीके बहुत ही बचकाने थे। मुझे हमेशा शॉर्टकट मारने और मौकों का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, पर मुझे लगता है कि तुम्हारी यह थ्योरी थोड़ी गलत है। वह धुंधले शीशे के पास झुकी और अपनी उंगली से बेतरतीब ढंग से एक गोला बनाने लगी। माहौल भले ही इंसान के फैसलों को थोड़ा असरदार बना दे, पर मुझे नहीं लगता कि यह माहौल कोई भ्रम या छलावा है, बल्कि यह माहौल इंसान को अपनी बात बोलने की असली हिम्मत देता है। फेरिस व्हील पर अपने दिल की बात कहने वाला बंदा सिर्फ एड्रेनालाइन के नशे में नहीं होता, उसने तो फेरिस व्हील पर चढ़ने से पहले ही अपना मन बना लिया होता है। बस आखिरी धक्के और हिम्मत की कमी रह जाती है। बाई निंगबिंग मुझे बिना पलक झपकाए देखती रही। काफी देर तक उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और हमारा केबिन थोड़ा सा हिल गया। उसने झट से हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मुझे अपने दिल की बात कहने के लिए कभी हिम्मत की कमी नहीं पड़ी। मुझे तो बस इस बात का डर लगता है कि अगर मैंने सीधे सीधे बोल दिया तो कहीं तुम मुझसे दूर न भाग जाओ। फांग युआन, मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ प्लीज। आखिर किसी से अपने दिल की बात कहने में इतना डर क्यों लगता है? लेकिन फिर मैंने मन ही मन सोचा, अगर स्कूल की कोई शांत, सबसे सुंदर लड़की, जिसे तुम्हारा आमतौर पर दूर दूर तक कोई लेना देना न हो, अचानक आकर तुमसे प्यार का इजहार कर दे, तो किसी को भी यह सब एक सपना ही लगेगा ना। मेरी परछाई बाई निंगबिंग की उन खूबसूरत आंखों में साफ झलक रही थी। लेकिन तुम आखिर मुझसे चाहती क्या हो? मैं खुद को रोक नहीं पाया और आखिरकार वही सवाल पूछ बैठा जो मुझे लंबे समय से परेशान कर रहा था। उसने मेरे हाथ पर अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की, मुंह खोला, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। क्या इस सीधे से सवाल का जवाब देना इतना मुश्किल था, या फिर मेरा मजाक उड़ाना और मुझे बेवकूफ बनाना ही तुम्हारी छुट्टियों का कोई नया टाइम पास था? मैं स्कूल की सबसे सुंदर लड़की के बारे में ऐसी घटिया सोच नहीं रखना चाहता था, लेकिन मेरे प्रति उसका यह अचानक से बढ़ा हुआ लगाव और यह सब
उसका यूं फ्लर्ट करने का तरीका बड़ा अचानक और बेतुका सा लग रहा था। मैं मानता हूं कि मुझे उसका चेहरा थोड़ा बहुत पसंद है, लेकिन मैं एक समझदार बंदा हूं। किसी खूबसूरत लड़की के बिछाए जाल में आंख बंद करके थोड़ी न फंस जाऊंगा। फेरिस व्हील ने एक पूरा चक्कर लगाया और धीरे धीरे जमीन पर आकर रुक गया। मैंने एक ठंडी सांस भरी और पीछे हटने की पहल करते हुए कहा, देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। तुम घर जाओ, ठंडे दिमाग से सोचो समझो और जब सब क्लियर हो जाए तब मुझे जवाब देना। अभी अभी तो मैडम बड़े एटीट्यूड से कह रही थीं कि उनमें हिम्मत की कोई कमी नहीं है, लेकिन अब एकदम खामोश खड़ी थीं। सच में, लड़कियों की बातों का कोई भरोसा नहीं। मैं मुड़ा और केबिन से बाहर निकलने लगा, लेकिन इससे पहले कि मेरे पैर जमीन पर पड़ते, बाई निंगबिंग ने फिर से मेरी कलाई पकड़ ली। वह अब पहले की तरह शांत नहीं दिख रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने जानबूझकर उस बिल्ली को ढूंढा था, और उसका नाम भी मैंने ही रखा था। उस दिन रिंग टॉस वाले खेल में भी मैंने जानबूझकर अपना सिर मार लिया था, क्योंकि मुझे तुम पर बहुत टाइम से क्रश है। अब बाई निंगबिंग और मैं इंडोर रेस्ट एरिया की एक बेंच पर अगल बगल बैठे थे। क्या तुम पुराने कैंपस के ऊपर बने शेड में आवारा बिल्लियों को खाना खिलाने नहीं जाया करते थे? मैं तुमसे वहां कई बार टकराई हूं। बाई निंगबिंग बहुत धीरे धीरे बोलने लगी। तुमसे इतनी बार टकराने के बाद मैं अनजाने में हर बार वहां से गुजरते समय रुक जाती थी, बस यह देखने के लिए कि तुम वहां हो या नहीं। एक बार तुम एक नारंगी रंग की आवारा बिल्ली को पकड़ने के चक्कर में मुझसे टकरा गए थे। तुम मुझे काफी देर तक किसी बेवकूफ की तरह घूरते रहे थे और तुम्हारे कान एकदम लाल हो गए थे। उसी पल मुझे लगा था कि शायद तुम मुझे पसंद करते हो। सच कहूं तो अगर कोई नॉर्मल लड़की ऐसा कहती तो मुझे इतनी शर्म आती कि शर्म के मारे जमीन में गिर जाता। लेकिन यह तो बाई निंगबिंग थी, जिसकी तारीफ करने वालों की लाइन स्कूल के साउथ गेट से नॉर्थ गेट तक लगी रहती थी। पर कसम से, उस दिन मैं बस कुछ पल के लिए ही उसकी सुंदरता से इंप्रेस हुआ था, वह भी सिर्फ उसकी खूबसूरती की तारीफ में, और कुछ नहीं। बाई निंगबिंग ने खुद पर ही हंसते हुए मुस्कुराया। फिर बाद में कड़ाके की सर्दी आ गई और तापमान गिर गया। तो सारी आवारा बिल्लियां ठंड से बचने के लिए बेसमेंट में चली गईं, और तुमने भी उस शेड में आना जाना कम कर दिया। लेकिन मैं तो मानो किसी जादू के असर में थी, रोज उसी उम्मीद में वहां चक्कर लगाती रहती कि शायद तुमसे फिर मुलाकात हो जाए। दिन बीतते गए और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाना शुरू किया। मुझे पता चला कि तुम्हें कैफेटेरिया की उस रामेन वाली दुकान पर खाना पसंद है। यह भी पता चला कि तुम्हारी मेन क्लासेस किन किन दिनों होती है, और यह भी कि तुम्हें बिल्लियों से कितना प्यार है। इसीलिए मैं खास तौर पर आवारा बिल्लियों के शेल्टर होम गई और इस नारंगी बिल्ली को गोद ले लिया। भले ही उस दिन तुम बिल्ली ढूंढने का विज्ञापन न डालते, फिर भी मैं कोई न कोई बहाना बनाकर इस बिल्ली को तुम्हारे दरवाजे पर छोड़ आती, और फिर नाटक करती कि यह मेरी खोई हुई बिल्ली है, ताकि तुमसे बात करने का मौका मिल सके। भाई साहब, मानना पड़ेगा, स्कूल की यह शांत और मासूम दिखने वाली लड़की तो अंदर से पूरी शातिर निकली। उसका इतने टाइम से छुपा हुआ यह सीक्रेट सुनकर मुझ जैसे सख्त लौंडे का चेहरा भी शर्म से लाल होने लगा। पता चला कि जिस दिन का वह जिक्र कर रही थी, उस दिन हमारी सच में मुलाकात हुई थी। एक ऐसी छोटी सी घटना जिसे मैं पूरी तरह भूल चुका था। मतलब क्या यार, स्कूल की इस सबसे सुंदर लड़की ने तो सिर्फ अपनी ही सोच और ख्यालों के दम पर मुझ पर अपना दिल हार दिया था। एम्यूजमेंट पार्क से निकलते वक्त बाई निंगबिंग ने कहा कि वह मुझ पर कोई दबाव नहीं डालेगी और मुझे सोचने का पूरा टाइम देगी। लेकिन सच कहूं तो अभी मेरा दिमाग इस बात पर चल ही नहीं रहा था कि उसके साथ डेटिंग शुरू करूं या नहीं। मैं तो इस चिंता में मरा जा रहा था कि उसे यह कैसे बताऊं कि एम्यूजमेंट पार्क के वे दोनों महंगे टिकट उसी को बेचने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मैंने माहौल का अंदाजा लगाने के लिए पहले उसे अपनी बिल्ली फाकाई की गहरी नींद में सोते हुए एक दो फोटो भेजी। बाई निंगबिंग का लगभग तुरंत रिप्लाई आया, कैसा चल रहा है सब? एस्टरिस्क। मैंने चुपचाप चैट बॉक्स से वह लाइन डिलीट की जिसमें लिखा था कि मैंने ही टिकट बेचे थे। उसे दोबारा टाइप किया, पर फिर लगा कि माहौल अभी सही नहीं है। तभी बाई निंगबिंग का बड़े हक जताने वाले अंदाज में मैसेज आया, आज रात उस मोटी बिल्ली को अपने बिस्तर पर मत सोने देना। एस्टरिस्क। मैंने हिम्मत जुटाकर आखिरकार उसे मैसेज ठोक ही दिया। सच कहूं तो मुझे तुमसे एक बात कबूल करनी है। तुमने अपने दूसरे फेक अकाउंट से जो एम्यूजमेंट पार्क के टिकट खरीदे थे, उन्हें बेचने वाला दलाल कोई और नहीं, मैं ही था। एस्टरिस्क। बस फिर क्या था? इस बार दूसरी तरफ से सन्नाटा इतना लंबा खिंच गया कि मेरी घबराहट के मारे सांसें अटकने लगी। पूरा आधा घंटा बीत गया और उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। 10 मिनट बाद बाई निंगबिंग का रिप्लाई आया, अरे तो इसमें बुरा क्या है? इससे तो यही साबित होता है कि हमारा पूरा परिवार ही एक जैसा है। एस्टरिस्क। उसके अगले वॉइस नोट में बनावटी तरस और इमोशनल अत्याचार साफ झलक रहा था। फांग युआन, तुम कब तक मेरा इम्तिहान लोगे? तुम्हारे जवाब का इंतजार करते करते पिछले कुछ दिनों से न तो मैंने ठीक से खाया है और न सोई हूं। ऊपर से एम्यूजमेंट पार्क से लौटने के बाद ठंडी हवा लग जाने से मुझे जुकाम भी हो गया है। अब तो मैं इतनी सूख कर कांटा हो गई हूं कि देखने में एकदम बेबस लगती हूं। एस्टरिस्क। पहले तो मुझे सुनकर थोड़ा बुरा लगा, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी बातें ध्यान से सुनी, वे बड़ी जानी पहचानी सी लगी। मैंने तुरंत बेरहमी से उसके झूठ की पोल खोल दी। मैडम, क्या यह वही सेम टू सेम डायलॉग नहीं है जो तुमने मुझे अपनी मम्मी को फाकाई को घर में रखने के लिए मनाने के वास्ते सिखाया था? एस्टरिस्क। फोन के दूसरी तरफ से बाई निंगबिंग ने चिरकर ताना मारा, अरे मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी हालत तुम्हारी उस पनौती बिल्ली से कहीं ज्यादा खराब है। एस्टरिस्क। शायद इस पनौती बिल्ली वाले ताने ने फाकाई के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दी थी, क्योंकि पीठ के बल सोकर खराटे मार रही फाकाई अचानक पलटी और सीधे मेरे फोन की स्क्रीन पर जा चढ़ी। अब बाई निंगबिंग मुझे चाहे जितने मैसेज ठोकती रहे, फाकाई तो फोन पर किसी ध्यान में लीन साधु की तरह जम चुकी थी। उसने बड़े आराम से अपनी एक टांग उठाकर अपने बाल चाटना शुरू किया, फिर अचानक मेरे फोन को लात मारकर बिस्तर से नीचे गिरा दिया और बड़े मजे से मेरी बाहों में घुसकर संतुष्टि से गुराने लगी। हम दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी सीरियल में हीरो का प्यार पाने के लिए सौतनों में होड़ मची हो। आधे घंटे बाद
बालकनी से आने की शौकीन बाई निंगबिंग बड़े उस्तादों की तरह फिर से मेरी बालकनी से चढ़कर अंदर घुस आई और उसने सीधे फाकाई को गर्दन से दबोच लिया। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, अब से इस घर में तमीज से रहना। इस परिवार में अपनी असली हैसियत और जगह पहचान लो। एस्टरिस्क। फाकाई का पारा तुरंत चढ़ गया। बाई निंगबिंग ने अपनी भौहें चराई। अरे एहसान फरामोश, क्या तुझे याद भी है कि तेरी असली मालकिन माँ कौन है? एस्टरिस्क। इसके जवाब में फाकाई ने हवा में बड़े जोरदार पंजे चलाए और सीधा एक पंच जड़ दिया। मैंने झटपट उन दोनों के बीच छिड़ी इस भयानक जंग को शांत कराया और दोनों को अलग करते हुए एक बेबस सांस भरी। अरे मेरी माँ, अगली बार जब आओ तो कृपया करके सामने वाले मेन दरवाजे से आ जाना, ठीक है? एस्टरिस्क। मेरी यह बात सुनते ही बाई निंगबिंग की वे ठंडी आंखें तुरंत हल्की सी मुड़ी और वे अर्धचंद्राकार सी दिखने लगी। तुमने खुद ही तो कहा था कि जब सब सोच समझकर क्लियर हो जाएगा तो जवाब देना, यानी तुमने मुझे एक और मौका देने का वादा किया था। मैं तो सुनकर अवाक रह गया। भाई साहब, बातों को अपने हिसाब से मोड़ने की उसकी काबिलियत वाकई गजब की थी। मैंने उसके हाथ पर फाकाई की वजह से आई खरोंचों को साफ करने के लिए अपनी टेबल की दराज से दवा निकालने के लिए रुख किया। तभी अनजाने में कोने में रखे उसी मंदिर वाले ताबीज पर मेरी नजर पड़ गई। मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी लाल डोरी को छुआ और जैसे ही दराज बंद करके मुड़ा, सीधे बाई निंगबिंग से जा टकराया। अरे बाप रे, क्या तुम बिल्ली हो? चलते वक्त जरा सी भी आहट या आवाज नहीं करती। सॉरी, उसने मेरे पीछे टेबल के किनारे का सहारा लेते हुए कहा। शायद मुझे भी इस फाकाई से बिल्ली वाली आदत लग गई है। जब भी तुम्हें देखती हूं, बस तुम्हारे करीब आने का मन करता है। चाहती हूं कि तुम्हारी नजरें सिर्फ और सिर्फ मुझ पर ही टिकी रहें। वह ठंडी, मनमोहक खट्टी मीठी पुदीने वाली खुशबू सीधे मेरी सांसों में समा गई। मैंने अनजाने में ही अपना हाथ बढ़ाकर उसके कंधे का सहारा लिया। अरे मैडम, आपकी स्पीड तो बहुत ज्यादा तेज है। मुझ जैसा सीधा सादा बंदा तो आपके साथ तालमेल बिठाने में ही हांफ रहा है। बाई निंगबिंग ने एक मासूम और आज्ञाकारी बच्ची की तरह आधा कदम पीछे हटते हुए कहा। तो फांग युआन, तुम्हारे हिसाब से हमारी इस लव स्टोरी की स्पीड कितनी होनी चाहिए ताकि सब कुछ नॉर्मल लगे? नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। मेरा बंद पड़ा दिमाग आखिरकार फिर से काम करने लगा और मुझे अचानक एक बहुत बड़ी बात का एहसास हुआ। एक मिनट रुको यार, मैंने तो अभी तक तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने के लिए हाँ बोला ही नहीं है। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, बाई निंगबिंग ने झट से मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया। इस बेचारी लड़की पर थोड़ा तो तरस खाओ, जो तुम्हारे चक्कर में भूख प्यास भूल चुकी है, जुकाम से पीड़ित है और इस जहरीली बिल्ली के हमले का शिकार भी हो चुकी है। अब चुपचाप मेरी बात मान भी जाओ। उसके हाथ की हथेली से ढका हुआ मेरा मुंह एकदम गर्म हो गया था। मेरी नजरें इधर उधर भटकने लगीं। उसकी आंखों से नजरें चुराते चुराते जब मेरी पूरी पीठ पसीने से भीग गई, तब जाकर मैंने आखिरकार हार मानकर हाँ में सिर हिला दिया। तभी उसने पूरी तरह संतुष्ट होकर मेरे मुंह से हाथ हटाया। मैंने तुरंत अपनी बात संभालते हुए कहा, एक बात कान खोलकर सुन लो, फाकाई और मैं दोनों इस शर्त पर एग्री हुए हैं। अगर तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आती हो तो तुम्हें बाहर किसी और लड़के के साथ चक्कर चलाने की इजाजत बिल्कुल नहीं होगी। यह सुनते ही बाई निंगबिंग के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान खिल उठी जो सीधे उसके कानों तक पहुंच रही थी। अरे छोड़ो भी, मैंने उसे कब से भाव तक नहीं दिया है। मुझे तो बस इस बात की चिंता थी कि कहीं तुम फाकाई को कोई बेवकूफ बिल्ली न समझ बैठो। इसीलिए मैंने सोचा कि कोई समझदार ऑप्शन देख लूं। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। हमारी फाकाई को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो, वह दुनिया की सबसे समझदार और दुलारी नारंगी बिल्ली है। बाई निंगबिंग ने प्यार भरे अंदाज में कहा। चलो तुम जैसा कहो। इतना कहकर वह मुड़ी और उसने बिना किसी तरस के फाकाई को गोद से उठाकर लिविंग रूम में रखे बिल्ली के गद्दे पर पटक दिया। सुन बिल्ली, अब से इस मास्टर साहब के बिस्तर पर सिर्फ मैं ही सो सकती हूं, समझे? फाकाई का पारा चढ़ गया और वह गुस्से में जोर जोर से म्याऊ म्याऊ करने लगी। फिर क्या था, बाई निंगबिंग को नीचा दिखाने के लिए उसने बड़े बेशर्मों की तरह लिटर बॉक्स के ठीक बाहर सुसु कर दिया। यह नजारा देखकर तो मेरी हंसी ही नहीं रुक रही थी। हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द होने लगा। बाई निंगबिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह उसे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि तभी बाहर का मुख्य दरवाजा खुला। मेरे पापा दरवाजे पर ही सन होकर खड़े रह गए, एकदम स्टेच्यू बने हुए। मैं घबरा गया। पापा, मेरी बात तो सुनिए, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। पापा ने अपनी आंखें मली, वे पूरी तरह भौचक्के थे। फांग युआन, मुझे सच सच बता, क्या मुझे मोतियाबिंद हो गया है या कोई भ्रम हो रहा है? तेरी वह बड़ी मोटी नारंगी बिल्ली अचानक एक जिंदा लड़की में कैसे बदल गई? दरअसल उस दिन पापा ने जब दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि बाई निंगबिंग ने फाकाई को एक हाथ से पकड़ रखा था। फाकाई बेचारी बिल्ली के पापड़ पैनकेक की तरह उसकी गोद में चिपकी हुई थी और उसकी मुलायम पूंछ हवा में बेतहाशा लहरा रही थी। पापा की आंखें थोड़ी कमजोर थीं, इसलिए उन्हें पहली नजर में लगा कि बाई निंगबिंग के ही पीछे बिल्ली की पूंछ निकल आई है। इस पूरे ड्रामे और गलतफहमी को सुलझाने और समझाने में मेरी नानी याद आ गई। आखिरकार पापा सोफे पर बैठे, लेकिन अभी भी डरे और सहमे हुए थे। हे भगवान, मेरा तो कलेजा ही मुंह को आ गया था। बोलते बोलते उनकी पैनी नजर अचानक बाई निंगबिंग पर टिक गई। रुकिए, उन्होंने तो अभी तक यह पूछा ही नहीं कि यह लड़की आखिर है कौन। शुक्र है, पापा आखिरकार असली मुद्दे पर आए। मैं बस गोलमोल जवाब देने ही वाला था कि पापा, यह मेरी क्लासमेट है। अभी मैं अपनी बात संभालने की सोच ही रहा था कि मैंने देखा बाई निंगबिंग ने मेरे पापा के आगे 90 डिग्री झुककर सीधे प्रणाम कर लिया। नमस्ते अंकल जी, मैं फांग युआन की गर्लफ्रेंड हूं। मेरे पापा की घनी भौहें तुरंत तन गईं। इस बदमाश ने मेरी पीठ पीछे डेटिंग कब शुरू कर दी? मुझे इस बारे में कुछ पता क्यों नहीं चला? बाई निंगबिंग ने चेहरे पर अपनी वही हमेशा वाली मासूम और शालीन मुस्कान बनाए रखी और बोली, वैसे हम दोनों ने आज ही डेट करना शुरू किया है। पापा तुरंत मेरी तरफ मुड़े और मुझे गुस्से से घूरते हुए बोले, अरे ओ छोटे बदमाश, सच सच बता, आखिरकार यह सब चक्कर क्या है? मामला बिगड़ता देखकर मैंने जल्दी से बाई निंगबिंग की आस्तीन खींची। अरे तुम आज के लिए निकल क्यों नहीं जाती?
बाई निंगबिंग की मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसकी आंखों में एकदम दयनीय और बेचारगी वाला भाव आ गया। ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। मुझे पता है, तुम्हें हमेशा से यही लगता आया है कि मैं उतनी सभ्य और सही लड़की नहीं हूं, इसीलिए तुम मुझे अपने मम्मी पापा से मिलवाने में इतना हिचकिचाते रहे हो। अगर आज अंकल ने हमें रंगे हाथों न पकड़ा होता तो। खैर छोड़ो, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है, तुम्हें मुझे गर्लफ्रेंड का टैग देने की भी जरूरत नहीं है। यह फिल्मी नाटक करने के बाद बाई निंगबिंग मुड़ी और बड़े भारी कदमों से बाहर की तरफ निकल गई। मैं तो वही खड़ा का खड़ा अवाक रह गया। इससे पहले कि मैं उसकी इन मीठी मीठी बातों का मतलब समझ पाता, मैंने देखा कि पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और वे लगातार मम्मी को फोन मिला रहे थे। अरे भाग्यवान, जल्दी घर वापस आओ। तुम्हारे इस नालायक बेटे ने उस भोली भाली मासूम लड़की को धोखा दे दिया है और अब अपनी बात से मुकर रहा है। बस फिर क्या था? उस रात मेरी मम्मी हाथ में बेलन लेकर पूरे मोहल्ले में मेरे पीछे दौड़ती रही। भले ही मुझे जिस्मानी तौर पर कोई चोट नहीं आई, लेकिन दिल पर बड़ा गहरा सदमा लगा। फांग युआन, मैं और तुम्हारी मम्मी रिलेशनशिप को लेकर काफी ओपन विचारों वाले हैं, लेकिन हमारे फांग परिवार के आदमियों को जिम्मेदार बनना पड़ता है। अब जब तुम उस लड़की के साथ जुड़ ही गए हो, तो तुम्हें आखिरी तक अपना रिश्ता निभाना पड़ेगा। तुम उन आवारा लौंडों की तरह नहीं बन सकते जो पहले तो चक्कर चलाते हैं और फिर लड़की को छोड़ देते हैं, समझे? मम्मी हाफते हाफते अभी भी पूरी डिटेल निकालने में लगी थी। वैसे लड़की देखने में सुंदर है क्या? पापा ने अपनी जांघ पर हाथ मारा और थम्सअप दिखाते हुए बोले। अरे उसकी शक्ल की तो बात ही मत करो। उसकी शक्ल तो एकदम परफेक्ट है, कितनी प्यारी बच्ची है। मेरी मम्मी ने संतुष्टि में सिर हिलाया। अब से दूसरों की बेटी का पूरा ध्यान रखना, हमेशा कंजूसों की तरह व्यवहार मत करना। इस वीकेंड उसे घर खाने पर ले आना, ताकि मैं उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिला सकूं और उसकी सेहत बना सकूं। मैं तो सचमुच बेबसी और निराशा से अवाक रह गया। उस रात मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने फाकाई को बिस्तर पर पटका और मन ही मन बाई निंगबिंग के खानदान को कोसने लगा। बाई निंगबिंग और मेरे ऑफिशियली रिलेशनशिप में आने के कुछ ही समय बाद किसी ने फिर से कॉलेज के कन्फेशन वॉल पर पोस्ट डालकर हंगामा शुरू कर दिया। लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उस कन्फेशन वॉल को चलाने वाला एडमिन कोई और नहीं, बल्कि खुद बाई बाईचुआन था। बाई बाईचुआन ने मुझे अकेले में कॉफी पीने के लिए बुलाया। उस दिन मेरे सामने ही उसने सीधे बाई निंगबिंग के रिलेशनशिप में होने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट पोस्ट कर दिया और उसके व्हाइट मूनलाइट होने की उड़ती उड़ती अफवाहों का भी सच सबके सामने ला दिया। इससे न केवल पूरे कॉलेज को पता चल गया कि बाई निंगबिंग अब कमिटेड है और उसके बॉयफ्रेंड का नाम फांग युआन है, बल्कि यह गलतफहमी भी पल भर में दूर हो गई कि उसका सगा भाई ही उसका व्हाइट मूनलाइट था। बाई बाईचुआन ने बड़े ही क्लासी अंदाज में अपनी ब्लैक कॉफी की चुस्की ली, ठुड्डी पर हाथ टिकाए। चश्मे के पीछे उसकी आंखों में एक अजीब सा सस्पेंस झलक रहा था। फांग युआन, क्या तुम्हें एक सीक्रेट फैक्ट पता है? जुड़वां बच्चों के बीच एक जादुई टेलीपैथिक कनेक्शन होता है। हम एक ही समय पर एक ही इंसान से प्यार भी कर सकते हैं। यह सुनते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिरन दौड़ गई। बड़े भाई, ऐसे डरावने मजाक मत करो यार, आप दोनों सगे भाई बहन हो। मुझे अपनी सीट पर सहमा हुआ देखकर बाई बाईचुआन अचानक अपनी हंसी रोक नहीं पाया और जोर जोर से हंसने लगा। हा हा हा, अरे बस मजाक कर रहा था भाई, मुझे अपनी उस खूंखार बहन से पिटना थोड़ी न है। मैंने अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए बस दो चार फीकी और झूठी हंसी हंस दी। वैसे तुम फॉरेन लैंग्वेज के स्टूडेंट हो, तो तुमने हमारे कॉलेज फोरम पर यह कन्फेशन वॉल क्यों बनाई? बाई बाईचुआन ने नाटकीय अंदाज में अपनी आंखें मटकाते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है मुझे इस फालतू की बकवास में कोई इंटरेस्ट था? बाई निंगबिंग ने मेरी गर्दन पर चाकू रखकर मुझे मजबूर किया था कि सीनियर एडमिन से यह पेज खरीदूं। उसे डर था कि कहीं कन्फेशन वॉल पर किसी और लड़की का तुम्हारे लिए आया हुआ प्रपोजल मैसेज वह मिस न कर दे, या कहीं तुम्हारा कोई मैसेज वह देखने से न रह जाए। उसे डर था कि कहीं वह दीवार पर लगे उस मैसेज को न देख पाए जिसमें किसी ने तुमसे अपने प्यार का इजहार किया हो, या तुम किसी को कोई मैसेज भेज रहे हो। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था, क्या वह खुद सीधे अपने दिल की बात नहीं कर सकती थी? उसे यह सब पापड़ बेलने की क्या जरूरत थी? बाद में उसने मुझे फेक अकाउंट से वॉल पर वे अफवाह वाले मैसेज पोस्ट करने के लिए मजबूर भी किया, सिर्फ यह देखने के लिए कि तुम्हें जलन होती है या नहीं। सच कहूं तो वह तुम्हारे प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी है। यह सब सुनकर तुम एकदम दंग रह गया। बाई निंगबिंग की मुझे पटाने की यह प्लानिंग वाकई गजब की थी। यह कोई छोटी मोटी ट्रिक नहीं थी, यह तो सीधे सीधे मेरे लिए बिछाया गया एक बड़ा जाल था। लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचूं तो क्या उसने ही सबसे पहले पहल नहीं की थी और अपने दिल की बात नहीं कही थी? खैर, ऐसी शांत और नखरेबाज दिखने वाली सुंदर लड़की के दिमाग को समझना मुझ जैसे आम लौंडे के बस की बात नहीं है। बाई निंगबिंग, क्या तुम फाकाई को तंग करना बंद करोगी? सुबह सुबह मैं बिखरे बालों के साथ पानी पीने रसोई में गया। जैसे ही मैं बेडरूम से बाहर निकला, मैंने देखा कि फाकाई, जो कल रात मेरे तकिए के पास बड़े आराम से सो रहा था, उसे किसी ने फिर से बेरहमी से उठाकर लिविंग रूम के ठंडे बिल्ली वाले बिस्तर पर फेंक दिया था। मुझे बाहर आते देख फाकाई ने तुरंत अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से मुझे देखा और शिकायत करने के अंदाज में मेरे पास आकर जोर जोर से म्याऊं म्याऊं करने लगा। मुझे बेचारे पर बहुत तरस आया, तो मैंने उसे महंगे कैट ट्रीट्स खिलाए और उसका पसंदीदा कैट फूड का डिब्बा खोल दिया। आखिरकार इस छोटे शैतान को शांत करने के बाद मैं बाई निंगबिंग से हिसाब बराबर करने के लिए वापस बेडरूम में भागा। उसने अभी अपनी आंखें खोली भी नहीं थीं, पर कंबल के नीचे से अपनी गोरी बाह बाहर निकालकर आलस में मुझे पास आने का इशारा किया। मैं उसके पास गया और गुस्से में उसका कंबल खींच लिया। तब बाई निंगबिंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, अपनी लंबी बाहें फैलाईं और झटके से मुझे वापस बिस्तर पर खींच लिया। हनी, सुबह सुबह इतना गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। बात बदलने की कोशिश मत करो। तुम हमेशा फाकाई के पीछे ही क्यों पड़ी रहती हो? उसने अपना सिर मेरी गर्दन में छुपा लिया। नींद से जागी होने के कारण उसकी आवाज थोड़ी भारी और कजरारी लग रही थी। कल रात हमारे बीच शादीशुदा जिंदगी को लेकर इतनी हॉट और तीखी बातें हुई कि उन्हें किसी के सामने जाहिर करना सही नहीं है।
मैं तो यह सब फाकाई की मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए कर रही हूं, ताकि वह मोहल्ले की बाकी बिल्लियों के सामने बिगड़ न जाए। पिछली रात की उस बेतुकी और हसीन घटना का जिक्र आते ही मेरा चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया। मैंने उसे पीछे ढकेलने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा। अरे उठो भी। मैं तो नहीं उठ रही। बाई निंगबिंग के होठों पर एक शरारती मुस्कान तैर आई। या फिर जानू, क्या तुम्हारा कोई ऐसा अजीब शौक है कि हमारे रोमांस के बीच कोई हमें देखता रहे और तुम उस पल को एंजॉय करो? मैंने झट से उसका मुंह दबा दिया। मेरा चेहरा मारे शर्म के एकदम लाल हो चुका था। चुप बैठो यार। तभी हवा के एक झोंके से बेडरूम का आधा खुला दरवाजा खट से बंद हो गया। फिर बाई निंगबिंग तुरंत मेरे ऊपर आ झुकी। उस अफरातफरी और तेज होती सांसों के बीच मेरे दिमाग में अचानक एक घबराहट कौंधी। मुझे लगा जैसे मैं कोई बहुत जरूरी बात भूल रहा हूं। बाई निंगबिंग को मेरा यूं ध्यान भटकना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने मुझे सजा देने के लिए मेरे कंधे पर धीरे से काट लिया। इधर ध्यान दो। मैं हाफते हुए उसी के खुमार में खो गया और वह छोटा सा शक पल भर में गायब हो गया। उधर लिविंग रूम में फाकाई उदास होकर खाने के उस कटोरे को घूर रहा था जिसे उसने काफी देर पहले ही चाट चाट कर साफ कर दिया था। दुख और गुस्से से भरकर उसने खाली डिब्बे को अपने एक पंजे से दूर फेंक दिया। समाप्त।